हाय एवरीवन, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे और इनको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्गोरिथम जिसका नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी सवाल हम सॉल्व कर रहे होंगे सबको हम डिवाइड एंड कॉन्कर वाली स्ट्रैटेजी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी है क्या। अगर मैं बात करूं डिवाइड की, तो डिवाइड का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है किसी चीज को तोड़ देना, किसी चीज को बांट देना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, कभी कभी ऐसा होता है कि कोडिंग के अंदर और लाइफ के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स ना बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में, पार्ट्स में बांटते हैं। तो मैं क्या करूंगी, अपनी बड़ी प्रॉब्लम को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी और फिर इन छोटी प्रॉब्लम्स को मैं पहले सॉल्व कर लूंगी, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम से आसान हमेशा एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो जैसे ही मैं इन छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगी, मेरा आधे से ज्यादा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होगी स्ट्रैटेजी जब भी हम डिवाइड की बात करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप हमेशा आता है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है किसी चीज पर जीत पा लेना। तो जैसे ही मैंने इन छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल लिए, मैं क्या करूंगी, उन सॉल्यूशंस को जोड़ूंगी और अपनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लूंगी। तो मैंने क्या किया, अपनी बड़ी प्रॉब्लम थी उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और फिर जो उनके छोटे सॉल्यूशन निकले उनको मैंने बड़े सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से एक बड़ी प्रॉब्लम का बड़ा सॉल्यूशन मैंने निकाला, पर अलग तरीके से। अगर आप लोगों का हिस्ट्री में, सोशल साइंसेज में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा है तो हमने ब्रिटिशर्स के बारे में ये स्ट्रैटेजी पढ़ी थी कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया में शुरुआत में आए थे तो दे यूज्ड समथिंग कॉल्ड डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो राजा महाराजा थे या बाकी लोग थे, इंडियंस थे, उनको उन्होंने पहले इधर उधर करके थोड़ा सा हमें डिवाइड किया। फूट डालो और फिर राज करो वाली जो स्थिति होती है, वो जो स्ट्रैटेजी होती है, उनको उन्होंने यूज़ किया। तो फूट डालना वाज बेसिकली डिवाइडिंग एंड उसके बाद राज करो, रूल करो। जब लोग खुद में ही लड़ने लग जाए उसके बाद आप उन पर रूल करो, उन पर रूल करना और आसान हो जाएगा। तो वहां पर उन्होंने डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज़ किया इन एन ईविल वे। यहाँ पे हम कोई बुरे काम करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी है। एक प्रॉब्लम है आपके सामने, उसको आपको छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है और छोटे हिस्सों के ऊपर जीत पाना, उनका सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान होता है। तो हम उनका सॉल्यूशन निकालेंगे और जब उनके सॉल्यूशंस को हम कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी बड़ी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रही है। तो अब सॉल्व करते हैं हमारे डिवाइड एंड कॉन्कर चैप्टर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले सवाल जिसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, इसका नाम है मर्ज सॉर्ट। अभी तक हमने काफी सारी बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक? हमने अभी तक पढ़ लिया है अपना बबल सॉर्ट, उसके बाद हमने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने अपना काउंटिंग सॉर्ट पढ़ा था। इसके अलावा हम एक इनबिल्ट सॉर्ट को भी पढ़ चुके हैं। यानी अगर मेरे पास कोई एरे है जिसको मुझे सॉर्ट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए डायरेक्टली एक छोटू सा सिंपल सा फंक्शन भी यूज कर सकती हूँ। ये सारी सॉर्टिंग जो है वो हमारी बेसिक सॉर्टिंग के अंदर आती है। इनबिल्ट सॉर्ट तो हमेशा होती है, ऑप्टिमाइज सॉर्टिंग होती है। पर आज हम एक और डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मर्ज सॉर्ट। अब मर्ज सॉर्ट जो है, इंटरव्यूअर्स भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं मर्ज सॉर्ट। इसके पीछे का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाकी प्रॉब्लम्स में भी यूज हो जाता है। मतलब ये जो एल्गोरिथम, ये जो प्रोसेस हम सीखेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर का, ये बहुत सारे एल्गोरिथम्स में यूज होता है और मर्ज सॉर्ट का इंडिविजुअल लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटरव्यूज में भी पूछी जा सकती है, आपके कॉलेज के एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है एंड इसको इंप्लीमेंट करने का आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ सकता है कुछ कंपनीज की तरफ से। इसीलिए मर्ज सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनबिल्ट सॉर्ट जितनी ही आती है, यानी n log n के बराबर आती है। जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n क्यों आती है। तो उसके बारे में अभी हमें टेंशन नहीं लेनी। सॉर्टिंग हमें पहले से ही पता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है अपने एलिमेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना। वो पर्टिकुलर ऑर्डर या तो एक असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या एक डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। इनफैक्ट और भी ऑर्डर्स होते हैं, पर यहां पर हम अज्यूम करेंगे कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हम सॉर्ट करते हैं अपने एलिमेंट्स को। तो हमारे लिए काम क्या होगा, आज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं असेंडिंग का। हमें एक अनसॉर्टेड एरे दिया होगा जिसके अंदर कुछ रैंडम तरीके से एलिमेंट स्टोर्ड है, यानी 6 है, 3 है, 9 है, 5 है, 2 है, 8 है। हमें इस अनसॉर्टेड एरे को इस सॉर्टेड एरे के अंदर कन्वर्ट करना है और सॉर्टेड एरे के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड है। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन हम थोड़ी बहुत कंडीशन चेंज कर देंगे तो सेम एल्गोरिथम को हम डिसेंडिंग के लिए भी लिख सकते हैं। अपने एरे को सॉल्व करने के लिए हम मर्ज सॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब मर्ज सॉर्ट के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो अप्रोच क्या होगी, अप्रोच में सबसे पहला जो स्टेप होगा इसका नाम है
टू डिवाइड, यानी हमें अपने प्रॉब्लम के टुकड़े करने हैं, उसे डिवाइड करना है छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने एरे का मिड निकालेंगे। जैसे मेरे पास ये मेरा एरे दिया हुआ है, तो इसका मिड क्या होगा, मिड या तो मैं इस इंडेक्स को ले सकती हूँ या मैं इस इंडेक्स को ले सकती हूँ। तो अगर मेरे एरे का मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और मेरा एंडिंग इंडेक्स है इसकी लेंथ -1 विच इज 0 1 2 3 4 5, तो एंडिंग इंडेक्स मेरे पास 5 है, तो इस एरे के लिए मेरे पास जो मिडिल इंडेक्स आएगा, मैं इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। मान लेते हैं मैंने जो मिडिल इंडेक्स सिलेक्ट किया अपने एरे के लिए वो ये वाला इंडेक्स है, यानी यहां पर मैं अपने एरे को पार्टीशन करना चाहती हूँ। तो मेरी जो प्रॉब्लम है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कौन सा पार्ट होगा, एक होगा मेरा लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट क्या कहेगा कि अब मुझे बड़े वाले एरे को सॉर्ट नहीं करना, अब मुझे सिर्फ 6, 3 और 9 को सॉर्ट करना है। और दूसरा होगा मेरा राइट पार्ट। राइट पार्ट क्या कहेगा कि अब मुझे बड़े वाले एरे को सॉर्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ 5, 2 और 8 इस छोटे एरे को सॉर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, अपनी बड़ी प्रॉब्लम को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, पहले तो अपने एरे का मैंने मिडिल फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद यहां से पार्टीशन कर दिया, मैंने पार्टीशन कर दिया या डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब मैं इस एरे को और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाऊंगी, और कब तक डिवाइड करते जाऊंगी, जब तक मुझे अपनी सबसे छोटी प्रॉब्लम या सबसे इजीएस्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम नहीं मिल जाती। जैसे अब अगर मेरे पास इन 3 नंबर्स वाले एरे को सॉर्ट करने की प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगी, इसका मिडिल फाइंड आउट करूंगी। इसका मिडिल मेरे पास क्या आएगा, इसमें मैं कह सकती हूं कि मेरे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 है और मेरा जो एंडिंग इंडेक्स है इसके अंदर वो 2 होने वाला है। तो इसका मिडिल एलिमेंट कुछ यहां पर आ रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम भी मेरी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक होगा मेरा लेफ्ट वाला हिस्सा। लेफ्ट वाला हिस्सा क्या कहेगा कि आप बड़े वाले एरे को सॉल्व मत करो, आप सिर्फ 6 और 3 वाले एरे को सॉल्व करो। एक आएगा मेरा राइट साइड वाला हिस्सा। राइट साइड वाला हिस्सा क्या कहेगा कि हमें बड़े एरे को सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ इस 9 वाले एरे को सॉल्व करना है। इसी तरीके से मैं यहां भी पार्टीशन कर सकती हूँ। यहां पार्टीशन के लिए मिडिल मेरा यहां पर आ जाएगा। मिडिल आएगा तो एक आएगा मेरा लेफ्ट वाला हिस्सा। लेफ्ट वाला हिस्सा कहेगा कि बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, मुझे प्रॉब्लम को डिवाइड कर देना है टू 5 and 2 एंड राइट तरफ डिवाइड कर देंगे टू दिस सिंगल 8। अब क्या मैं कह सकती हूं कि इस प्रॉब्लम को तो मैं और डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर एक एरे के अंदर एक सिंगल एलिमेंट है तो क्या वो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे नहीं है, तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। इस छोटी प्रॉब्लम को मुझे अभी भी सॉल्व करना है, ये मेरी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है। तो इस छोटी प्रॉब्लम के लिए मैं क्या करूंगी, इसको और छोटा कर दूंगी, तब तक छोटा करती रहूंगी जब तक ये ऑलरेडी सॉल्व नहीं हो जाता। तो इसको भी मैं दोबारा से इसका मिडिल निकालकर इसको पार्टीशन कर दूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी टू अ स्मॉलर प्रॉब्लम। स्मॉलर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अब आप सिर्फ 6 वाले एरे को सॉल्व करो, अब आप सिर्फ 3 वाले एरे को सॉर्ट करो। यहां पर भी सेम चीज मैं कर सकती हूं, यहां पर मिड में पार्टीशन कर दूंगी और बोलूंगी कि अब हमें सिर्फ लेफ्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यानी सिर्फ 5 को सॉर्ट करना है, और यहां पे राइट में मतलब सिर्फ मुझे 2 को सॉर्ट करना है। अब क्या मुझे इन प्रॉब्लम्स को भी आगे डिवाइड करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब जो लास्ट में छोटी प्रॉब्लम बचकर आई है उसमें मेरे पास सिंगल एलिमेंट्स है, और सिंगल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं। तो ये वाला जो मेरा एरे होगा ये ऑलरेडी सॉर्टेड बन जाएगा, ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड बन जाएगा, ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड बन जाएगा, ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपनी एक बड़ी प्रॉब्लम को लिया और उसको मैं छोटे छोटे हिस्सों में तब तक डिवाइड करते गई जब तक मेरे पास सबसे छोटा हिस्सा नहीं आ जाता। और जैसे ही मेरे पास ये सबसे छोटे वाला हिस्सा आया, ये जो सबसे छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड हुआ, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो यहां मैंने अपना फर्स्ट स्टेप किया। फर्स्ट स्टेप वाज टू डिवाइड माय प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स। अब एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि हर बार अगर मुझे अपने जिस भी हिस्से को, अपने एरे के हिस्से को सॉल्व करना है, अगर उस हिस्से का मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स पता हो और मुझे एंडिंग इंडेक्स पता हो, जैसे मुझे सबसे पहले पता था मेरे एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 है और मेरा एंडिंग इंडेक्स 5 है, क्या हर बार मैं स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स से मिडिल एलिमेंट निकाल सकती हूँ, जैसा मैंने बाइनरी सर्च में किया था? स्टार्टिंग और एंडिंग से मिडिल कैसे निकालते हैं? दो तरीके होते हैं, या तो मैं लिख दूं स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2, या मेरा दूसरा तरीका होता है मैं लिख दूं स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय
2। ये दोनों ही तरीके मुझे सही आंसर रिटर्न करेंगे, पर मैं इस वाले तरीके को यूज करूंगी, इसको नहीं। इसको भी हम यूज कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही आएगा, पर उन प्रॉब्लम्स में तकलीफ हो जाएगी जब हमारे पास बहुत बड़ा एरे होगा। और बहुत बड़े एरे में क्या होता है, कभी कभी अगर मैं इस स्टार्टिंग इंडेक्स और इस एंडिंग इंडेक्स की बात करूं तो ये दोनों बड़ी इंटीजर वैल्यूज आ सकती हैं, और इन दोनों की वैल्यू कभी कभी टोटल इंटीजर के साइज से भी बड़ी हो जाती है। तो हमारे पास जो साइज होता है इंटीजर का, उससे वैल्यू ओवरफ्लो कर जाती है। तो उस केस में हमें या तो बड़े डेटा टाइप्स लेने पड़ेंगे या हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, इसको मैं बिल्कुल बेसिक मैथ की बात कर रही हूं यहाँ, बिल्कुल 6-7 वाली मैथ। इस फॉर्मूले को भी मैं कन्वर्ट करके इसमें ला सकती हूँ। कैसे? स्टार्टिंग इंडेक्स, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा एंडिंग इंडेक्स बाय 2 माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स बाय 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी एंडिंग इंडेक्स बाय 2, और इसको मैंने इसके साथ ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा प्लस स्टार्टिंग इंडेक्स by 2. This is equal to ending index plus starting index by 2. तो this formula and this formula are the same thing. बस इस चीज में मेरे पास दो बड़े बड़े साइज के इंटीजर ऐड होकर ओवरफ्लो नहीं कर रहे मेरे डेटा टाइप से। तो 2-3 चीजों की क्लैरिटी मुझे आई इस स्टेप के अंदर। सबसे पहला ये, मुझे अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते रहना। कब तक डिवाइड करते रहना? जब तक मेरे पास मेरी जो छोटी प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड नहीं आती। और ये जो सबसे छोटी प्रॉब्लम सॉर्टेड आई है, क्या मैं कह सकती हूँ कि यही मेरा बेस केस बनने वाली है? बेस केस क्या होता है? जिस केस के लिए मुझे ऑलरेडी सॉल्यूशन पता होता है। मुझे पता है कि एक सिंगल साइज का एरिया अगर मुझे मिलेगा तो उसके लिए हमेशा सॉल्यूशन क्या आएगा, उसके लिए सॉल्यूशन में मुझे कोई काम नहीं करना, मेरे पास ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है। दूसरी चीज मैंने एनालाइज की कि अगर स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स किसी भी एरे का पता हो तो उसके लिए मिडिल मैं निकाल सकती हूँ इस फॉर्मूले से। ये मैंने कवर कर लिया अपना स्टेप 1। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 मुझे कहता है कि जैसे ही मैंने अपनी प्रॉब्लम को, मेरी ये जो बड़ी प्रॉब्लम थी, इसका लेफ्ट हिस्सा निकाल लिया बीच में से डिवाइड करके, और इसका राइट हिस्सा निकाल लिया, तो मैं क्या करूं, रिकर्सिवली अब मैं इस लेफ्ट हिस्से के लिए कॉल लगाकर उसको सॉर्ट कर दूं और इस राइट हिस्से के लिए कॉल लगाकर इसको सॉर्ट कर दूं। तो यहां मुझे स्टेप 2 में क्या करना है, मेरा जो मर्ज सॉर्ट होगा उसके लिए पहले मुझे लेफ्ट हिस्से को पूरा सॉर्ट करके लेकर आना है, फिर मुझे क्या करना है, मर्ज सॉर्ट अप्लाई करना है पूरे राइट हिस्से की तरफ। इसको अगर मैं एग्जाम्पल लेके कहूं तो अगर मेरे पास मेरा एरे है 639528, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले तो इसको मिडल से करना होगा पार्टीशन। मिडल से यहां से पार्टीशन करके मेरा कोई लेफ्ट हिस्सा आएगा विच विल बी 6, 3, 9, और मेरा कोई राइट हिस्सा आएगा विच विल बी 5, 2, 8। अब मुझे क्या करना है, मुझे मर्ज सॉर्ट करके इसको सॉर्टेड वे में कन्वर्ट करना है, यानी इसे मुझे 369 में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे 258 में कन्वर्ट करना है। मुझे अभी नहीं देखना लॉजिक क्या है कि कैसे मैं इसको मर्ज सॉर्ट से कन्वर्ट कर दूंगी, पर मुझे इस हिस्से को सॉर्टेड में लेके आना है, इस हिस्से को सॉर्टेड में लेके आना है। और वो सॉर्टेड में कैसे लेके आऊंगी, पता ही है, रिकर्जन से लेके आऊंगी, इसे छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांटती रहूंगी, ये मेरा रिकर्जन का तरीका होगा। पर हाँ, किसी ना किसी तरीके से इसको सॉर्ट करके मैं ले आऊंगी और फिर अप्लाई करूंगी अपना स्टेप 3। स्टेप 3 होता है टू मर्ज, यानी मेरा अगर लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड होकर आ गया और राइट वाला पार्ट अब सॉर्टेड होकर आ गया, अब मैं लेफ्ट और राइट के सॉल्यूशन को जोड़कर अपना बड़ा सॉल्यूशन बनाऊंगी। कैसे बना रही हूंगी बड़े सॉल्यूशन को, उसके लिए एक बार देख लेते हैं। ये मेरा एरे था, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। स्टेप 1 था डिवाइड करना। स्टेप 2 में क्या किया, स्टेप 2 में मैंने इसको लेफ्ट हिस्से को सॉर्ट करके 369 में कन्वर्ट कर दिया और मैंने अपने राइट हिस्से को सॉर्ट करके 258 में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा काम है तीसरा स्टेप, यानी इन्हें मर्ज करना। मर्ज करने के लिए मैं क्या करूंगी, मर्ज करने के लिए मैं एक टेम्पररी एरे बनाऊंगी, इसको मैं नाम दे सकती हूँ टेम्पररी एरे। टेम्पररी एरे को मैं उसी साइज का बनाऊंगी जिसमें मेरे लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट्स भी आ जाएं और राइट वाले सारे एलिमेंट्स भी आ जाएं। तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा लेफ्ट एलिमेंट्स प्लस राइट एलिमेंट्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट एलिमेंट्स प्लस राइट एलिमेंट्स होंगे, टोटल कंबाइंड साइज आएगा, वो मेरे इस टेम्पररी एरे का साइज होगा। अब टेम्पररी एरे के अंदर मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास 6 एलिमेंट्स की स्पेस होनी चाहिए। अब मुझे पता है कि मेरा लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वो पूरा सॉर्टेड है और मेरा राइट वाला हिस्सा भी पूरा सॉर्टेड है। अब मुझे सॉर्टेड हिस्से को मर्ज करके एक बड़ा सॉर्टेड एरे बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं 2 आइटरेटर्स ले लूंगी। पहला आइटरेटर इस 369 पे चलेगा, या मैं लिख दूंगी 3
6, 9। दूसरा आइटरेटर चलेगा 2, 5, 8 पर। यानी मैंने एक इंडेक्स ले लिया जो इस छोटे पार्ट को ट्रैक करेगा, एक इंडेक्स ले लिया जो इस बड़े पार्ट को ट्रैक करेगा। क्या मैं कह सकती हूँ क्योंकि ये हिस्सा भी सॉर्टेड है और ये हिस्सा भी सॉर्टेड है, तो इनका सबसे छोटा एलिमेंट सबसे आगे ही होगा। तो इन दोनों में से अगर मैं कंपेयर करके छोटे वाला निकाल लूं, तो छोटे एलिमेंट को क्या मैं इसके पहले इंडेक्स पर प्लेस कर दूं, तो मेरे पास एक तीसरा आइटरेटर भी होगा जो क्या करेगा, इसको ट्रैक करेगा। अभी मेरी जो 0th इंडेक्स है अपने टेम्परेरी एरे का वो खाली है। मैं क्या करूंगी, इन दोनों को कंपेयर करूंगी, यानी शुरू वाले पार्ट है, ये दोनों सॉर्टेड तो हैं ही, तो इनके शुरू वाले कंपेयर कर लो। 3 और 2 को जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि 3 और 2 में से मेरे पास 2 छोटा है, तो मैं क्या करूंगी, 2 को अपने टेम्परेरी एरे के 0th इंडेक्स पर स्टोर कर दूंगी और इस इंडेक्स को बढ़ाकर ले आऊंगी यहां पर, और यहाँ पे क्या करूंगी, 2 को मैंने स्टोर कर लिया तो मेरा ये वाला इंडेक्स यहां पर आ जाएगा। अब मुझे कंपेयर करना है कि मेरे लेफ्ट पार्ट में से 3 छोटा है या मेरे राइट पार्ट में से 5 छोटा है। ऑब्वियसली मेरे लेफ्ट पार्ट में से 3 छोटा है, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर लिख दूंगी 3 को, अपने इंडेक्स को यहां से बढ़ाकर यहां ले आऊंगी और इस इंडेक्स को, इस एलिमेंट को तो मैंने लिख लिया, बढ़ाकर यहां ले आऊंगी। अब मैं कंपेयर करूंगी लेफ्ट पार्ट का 6 छोटा है या राइट पार्ट का 5 छोटा है। ऑब्वियसली राइट पार्ट का 5 छोटा है, तो अब मैं क्या करूंगी, अपने 5 को मैं लिख दूंगी यहां पर, इस इंडेक्स को बढ़ाकर मैं यहां ले आऊंगी और यहां से 5 को मैंने ऑलरेडी लिख ही लिया, तो इस इंडेक्स को यहां ले आऊंगी। अब मुझे कंपेयर करना है कि मेरे लेफ्ट पार्ट का 6 छोटा है या मेरे राइट पार्ट का 8 छोटा है। ऑब्वियसली मेरे लेफ्ट पार्ट का 6 छोटा है, तो मैं क्या करूंगी, इस 6 को लिख दूंगी अपने टेम्परेरी एरे के अंदर, इस इंडेक्स को बढ़ाकर मैं यहां ले आऊंगी। अब मैं कंपेयर करूंगी, मैंने इस इंडेक्स को भी बढ़ाकर यहां ले आई। अब मैं कंपेयर करूंगी मेरा 9 छोटा है या मेरा 8 छोटा है। ऑब्वियसली 8 छोटा है, तो 8 को ले आऊंगी यहां पर। जो भी छोटा एलिमेंट है उसको हम पहले लेकर आ रहे हैं ताकि हमारा जो फाइनल टेम्परेरी के अंदर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें वो भी सॉर्टेड आए असेंडिंग ऑर्डर में। तो 8 को मैं ले आऊंगी यहां पर और इसको मैं इंडेक्स को बढ़ा दूंगी। उसके बाद 8 कंप्लीटली हट जाएगा यहां से और मेरा सेकंड पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। अब मेरे राइट पार्ट में क्या बचा, मेरे राइट पार्ट के अंदर ये मेरा 9 तो रह ही गया है, तो अब मैं क्या करूंगी, इस 9 को ले आऊंगी लास्ट खाली जगह के अंदर। तो इस तरीके से मैंने एक टेम्परेरी एरे बनाया और उसके अंदर क्या किया, जो मेरा लेफ्ट सॉर्टेड पार्ट था और मेरा राइट सॉर्टेड पार्ट था, इन दोनों को मैं कंपेयर करती रही। जो भी छोटा एलिमेंट था उसको मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद इसमें मैंने अरेंज किया और मेरा जो फाइनल आंसर आएगा उसको आप नोटिस करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे है मेरे पास। कैसे आया सॉर्टेड एरे, मैंने डायरेक्टली इसको सॉर्ट नहीं किया, मैंने छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड किया, छोटे पार्ट्स को मैंने सॉल्व किया, उसके बाद सॉल्व्ड पार्ट्स को मैंने मर्ज किया। ये जो मैंने स्टेप किया दिस इज कॉल्ड माय मर्ज स्टेप, यानी जोड़ देना, हिस्सों को मर्ज कर देना। तो मेरा यही लॉजिक रहता है मर्ज सॉर्ट का, पहले हम डिवाइड करते हैं फिर हम मर्ज सॉर्ट करते हैं, यानी लेफ्ट हिस्से को और राइट हिस्से को सॉर्ट करते हैं, फिर हम मर्ज करते हैं अपने छोटे छोटे सॉल्व्ड हिस्सों को टू फॉर्म अ बिगर सॉल्यूशन। अब इसको हल्का सा मैं और समराइज कर देती हूँ। हल्का सा कैसे समराइज करेंगे, यहां पर मेरा जो शुरुआत वाला एरे है वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अंदर क्या मैं कह सकती हूँ, मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 आएगा और मेरा एंडिंग इंडेक्स मेरे पास 5 के इक्वल आ रहा होगा। यहां से मैं निकालूंगी अपना पहला मिड, मेरा मिड आएगा 2 के बराबर। तो यहीं पे मैं अपना डिवाइड वाला स्टेप परफॉर्म कर दूंगी। ये मेरा लेफ्ट डिवीजन हो जाएगा, ये मेरा राइट डिवीजन हो जाएगा। लेफ्ट डिवीजन के अंदर मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 है और इस एरे के लिए मेरा जो एंडिंग इंडेक्स है वो होने वाला है 2 के बराबर। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये मेरा एंडिंग इंडेक्स मेरे मिड के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट जो निकला है एलिमेंट इस लेफ्ट वाले एरे के अंदर वो मेरा मिड ही है, तो मेरा एंडिंग इंडेक्स अब मिड की वैल्यू ले लेगा और यहाँ का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ का स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा मिड +1, क्योंकि ये मिड के अगले वाला एलिमेंट है। तो यहाँ मेरे लिए स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा 3 के बराबर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू मिड +1 और यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स वही रहेगा इक्वल टू 5। अब ये आ गई मेरे पास एक छोटी प्रॉब्लम, पर ये प्रॉब्लम अभी भी उतनी छोटी नहीं है, इसको और भी डिवाइड किया जा सकता है। तो मैं इस प्रॉब्लम को और डिवाइड करके यहां पर ले आऊंगी, मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स इज इक्वल टू 0, यहां से मैं डिवीजन करूंगी, ये मेरा मिड बन जाएगा और ये बन जाएगा मेरा मिड, ये बन जाएगा मेरा मिड +1 और ये बन जाएगा मेरा एंडिंग इंडेक्स। यहाँ पे सेम वे में मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स था ये तो स्टार्टिंग इंडेक्स ही रहेगा, ये बन जाएगा मिड, ये बन जाएगा मिड +1 और ये मेरा बन जाएगा एंडिंग इंडेक्स। अब इसको तो मैं और छोटे हिस्सों में क्या ही डिवाइड करूं, ये तो सिंगल एलिमेंट है तो ये ऑलरेडी मेरा सॉर्टेड है। तो यहां पर मैं बेसिकली अपने बेस केस को हिट कर दूंगी। दिस इज माय बेस केस, दिस इज ऑल्सो माय बेस केस। इसको मैं और फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स, ये मेरा मिड, ये मेरा मिड +1, दिस इज माई एंडिंग इंडेक्स।
यहां पर इसको और डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर भी हम हिट कर जाएंगे अपने बेस केस को। सेम वे में यहां पे डिवीजन होगा तो ये भी आ जाएगा मेरे पास मेरा बेस केस। तो ये मेरी जो पूरी लाइन है ये मेरे बेस केस के बराबर है। अब यहां तक मैंने क्या किया, यहां तक मैंने अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड किया। अब मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट करके मर्ज करने वाली हूं। पहले उसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट कैसे करेंगे, इन दो हिस्सों को कंबाइन करने के लिए मुझे एक टेम्पररी एरे चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ एक टेम्पररी एरे बना लिया होगा। टेम्पररी एरे बनाकर पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, 6 और 3 में से कौन सा छोटा। ऑब्वियसली 3 छोटा, तो 3 को मैं लिख दूंगी यहां पर, उसके बाद लिख दूंगी बचा हुआ पार्ट यानी 6 को। अब 3 और 6 की जो सॉर्टेड सीक्वेंस है ये अभी टेम्पररी एरे में है। इस एरे को मुझे कॉपी करना पड़ेगा। कहां पर कॉपी करना पड़ेगा, अपने ओरिजिनल एरे के अंदर। तो ओरिजिनल एरे के अंदर मैं 3 के बाद कॉपी कर दूंगी 6 को। सेम वे में अब अगर मेरे पास 3 6 आ गया, मेरे पास 9 आ गया, इनको कैसे कंबाइन करना है, इनको कैसे मर्ज करना है, मैं एक टेम्पररी एरे बना दूंगी जो होगा 3 साइज का। इसके अंदर 3 जगह होंगी। पहले 3 और 9 में से कौन छोटा, 3 छोटा, तो 3 यहां आ जाएगा। फिर 6 और 9 में से कौन छोटा, 6 छोटा, तो 6 यहां आ जाएगा। फिर 9 यहां आ जाएगा। अब ये है मेरा टेम्पररी एरे। इस टेम्पररी एरे को मैं ओरिजिनल में कॉपी कर दूंगी, तो ओरिजिनल के अंदर सॉर्टेड सीक्वेंस आ जाएगा। सेम चीज मर्ज होते होते हम यहां तक कर देंगे और फिर दोनों का मर्ज करके हम फाइनल एरे जो लेकर आएंगे ये होगा मेरा सॉर्टेड एरे ऑफ माय ओरिजिनल अनसॉर्टेड एरे। अब रिकर्जन के अंदर 3 चीजें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरा बेस केस क्या होगा। मेरा बेस केस वो होगा जब मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे एंडिंग इंडेक्स से बड़ा हो जाए या उसके इक्वल हो जाए। स्टार्टिंग इंडेक्स जब एंडिंग इंडेक्स के इक्वल होता है यानी मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट है। जब मैं इस केस की बात करती हूँ सिंगल एलिमेंट, तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स इज इक्वल टू माय एंडिंग इंडेक्स। उस केस में मुझे कोई काम नहीं करना। और अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से बड़ा हो गया तब तो ये तो इनवैलिड केस हो गया ना। इस केस में भी मुझे कोई काम नहीं करना। दूसरा डिस्कस करते हैं मेरे रिकर्जन में मैंने काम क्या किया। काम ये किया कि सबसे पहले तो मैंने अपने एरेज को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मैंने उनको मर्ज सॉर्ट, सेम फंक्शन उनके लिए कॉल किया। ये मेरा इनर फंक्शन कॉल का मतलब थर्ड काम भी यहीं पे डिस्कस हो रहा है। पहले मैं लेफ्ट पार्ट को सॉर्ट करूंगी, फिर मैं क्या करूंगी अपने राइट पार्ट को सॉर्ट करूंगी, फिर मुझे एक काम करना है, मुझे अपने पार्ट्स को मर्ज करना है। तो ये 3 स्टेप्स मेरे काम होंगे रिकर्जन के अंदर। थर्ड चीज रिकर्जन में ये होती है कि इनर फंक्शन को कॉल कब लगाएं। इनर फंक्शन को मैंने यहीं पे कॉल लगा ली। मेरे मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल आई थी बड़े हिस्से को सॉल्व करने के लिए, मैंने क्या करी, उसी को कॉल लगा दी लेफ्ट हिस्से को सॉल्व करने के लिए और उसी को कॉल लगा दी राइट हिस्से को सॉल्व करने के लिए। अब इसी सेम सवाल को हम क्या करेंगे, कोडिंग करके सॉल्व करेंगे। कोड करके हमारा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो हमें और भी ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ रहा होगा। अब कोड के लिए या मेन फंक्शन के अंदर ऑलरेडी मैंने अपने एरे को डिफाइन कर रखा है और साथ के साथ मैंने एक प्रिंट एरे नाम का फंक्शन बना रखा है। प्रिंट एरे क्या करता है, कुछ नहीं करता। मेरे एरे पर मैंने एक सिंगल लूप लगाया है, उसमें मैंने अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया है। मुझे अब फंक्शन लिखना है मर्ज सॉर्ट के लिए, तो मैं एक रिकर्सिव फंक्शन लिखूंगी जिसको मैं नाम दूंगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड टाइप का है ये। और इसी फंक्शन के अंदर ही हम एलिमेंट्स को इधर उधर चढ़ाकर मतलब सॉर्ट कर देंगे, तो मुझे कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एरे के अंदर डायरेक्टली सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसको मैं नाम देती हूँ मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट के अंदर मेरे पास एक एरे आएगा इंटीजर टाइप का, उसके साथ साथ मेरे पास एक स्टार्टिंग इंडेक्स आएगा, मेरे पास एक एंडिंग इंडेक्स आएगा। यानी शुरुआत में जिस भी एरे को मुझे सॉर्ट करना है, जिस भी हिस्से को, उसका मुझे टोटल एरे सेंड करना पड़ेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स। तो अगर मुझे मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल लगानी है तो मैं क्या करूंगी, मर्ज सॉर्ट को कॉल करूंगी, एरे पास करूंगी, स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 पास करूंगी, एंडिंग इंडेक्स को क्या, एरे की लेंथ -1 के बराबर। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपना काम करते हैं। मेरा काम क्या है, मेरा काम है पहले तो मैं मिड निकाल लूं। मिड से मुझे क्या हेल्प मिलेगी, मिड से मैं पता कर पाऊंगी मेरा लेफ्ट हिस्सा कितना है और मेरा राइट हिस्सा कितना है। तो मेरा मिड हो जाता है स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स बाय 2 के बराबर। इसको मैं स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स बाय 2 भी लिख सकती थी, आप इससे भी लिखेंगे तो भी ये कोड चल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब अपना लेफ्ट हिस्सा निकालेंगे। लेफ्ट हिस्सा क्या होने वाला है, लेफ्ट हिस्सा शुरू होगा मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स से और खत्म होगा मेरे मिड पर। तो मैं क्या करूंगी, मर्ज सॉर्ट को कॉल लगा दूंगी फॉर एरे स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर मिड तक। उसके बाद मर्ज सॉर्ट को कॉल लगा दूंगी एरे फॉर मिड +1, ये मेरा राइट हिस्सा है, एंड एंडिंग इंडेक्स। यहां पे मैंने अज्यूम किया है कि मेरा सेम फंक्शन रिकर्सिवली मेरे छोटे लेफ्ट पार्ट को सॉर्ट कर देगा। दिस इज माय लेफ्ट पार्ट। यहां पे मैंने अज्यूम किया है कि मेरा सेम फंक्शन रिकर्सिवली मेरे राइट पार्ट को सॉल्व कर देगा। दिस इज माय राइट पार्ट। उसके बाद सॉर्टेड होकर आ गया लेफ्ट, सॉर्टेड होकर आ गया राइट। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए मैं एक अलग फंक्शन लिखूंगी जिसके अंदर मैं अपना एरे पास कर सकती हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर सकती हूँ, मिड पास कर सकती हूँ और एंडिंग इंडेक्स। अज्यूम करते हैं ये फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है।
या इसका हम थोड़ा सा हेडर भी बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसको नाम देते हैं मर्ज। इंटीजर एरे इसके अंदर आएगा, साथ में आएगा मेरे पास मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स, मिडिल इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। तो ये हो गया मेरे रिकर्जन का काम। अब मुझे ऊपर क्या करना है, ऊपर बेस केस लिखना है। अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे एंडिंग इंडेक्स से बड़ा या उसके इक्वल हो जाता है तो उस केस में मुझे कुछ नहीं करना, उस केस में मुझे सिंपली कर देना है रिटर्न। ये हो गया मेरा बेस केस, ये हो गया मेरा काम। अब मर्ज को कंप्लीट कर लेते हैं। मर्ज के अंदर मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक टेम्पररी एरे बनाना है उन दोनों लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को मर्ज करने के लिए। तो मेरे टेम्पररी एरे का साइज क्या होगा, मेरे टेम्पररी एरे का साइज होगा एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस 1। ऐसा क्यों हुआ, मान लेते हैं मेरे लेफ्ट जो है वो 0 से लेकर 3 तक जाता है और मेरा राइट जो है वो 4 से लेकर 6 तक जाता है। अब 0 से लेकर 3 तक मेरे पास कितने एलिमेंट्स, 0 1 2 3, मेरे पास 4 एलिमेंट्स। 4 से लेकर 6 तक मेरे पास कितने एलिमेंट्स, 4 5 6, मेरे पास 3 एलिमेंट्स। मेरे लेफ्ट हिस्से में अगर 4 एलिमेंट्स होंगे, मेरे राइट हिस्से में अगर 3 एलिमेंट्स होंगे, तो मेरे टेम्पररी को टोटल कितनी जगह चाहिए होगी, मेरे टेम्पररी को 7 के बराबर जगह चाहिए होगी, 4 + 3। तो ये 7 कैसे आएगा, ये 7 ऐसे आएगा कि मेरा जो लास्ट इंडेक्स है विच इज 6, उसमें से मैं अपने स्टार्टिंग इंडेक्स को माइनस कर दूं विच इज 0। जरूरी नहीं है ये स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 रहेगा, किसी किसी केस में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो 6 - 0 मुझे क्या साइज देगा, ये मुझे 6 साइज देगा, लेकिन मुझे तो 7 का एरे चाहिए। तो इस केस में मैं प्लस कर दूंगी 1 को, क्योंकि मेरे एरे के जो इंडेक्स होते हैं वो 0 बेस्ड होते हैं, तो इसीलिए मुझे +1 करना पड़ता है साइज के अंदर। तो ये छोटी सी चीज हमें याद रखनी है, यहाँ गलती से एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिखना, हमेशा +1 को ऐड करना है अगर सही आंसर चाहिए तो। नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए ये होगा कि टेम्पररी को अब मैंने बना लिया, अब मैं अपने इंडेक्सेस देख लूँ। एक मैं आइटरेटर बनाती हूँ आई, इसको इनिशियलाइज करूंगी स्टार्टिंग इंडेक्स के साथ। दिस इज माई आइटरेटर फॉर लेफ्ट पार्ट। फिर मैं एक आइटरेटर बनाऊंगी जे, इसको इनिशियलाइज करूंगी मिड +1 के साथ। दिस इज माई आइटरेटर फॉर राइट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट को ट्रेवर्स करने के लिए आइटरेटर बना लिया, राइट के लिए आइटरेटर बना लिया, एक टेम्पररी के लिए भी आइटरेटर बना लेते हैं। तो इंट के मैं बना लेती हूँ, इसको इनिशियलाइज करूंगी 0 के साथ। दिस इज माई आइटरेटर फॉर टेम्पररी एरे। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना है, कब तक, जब तक मेरे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मिड नहीं रहती एंड जब तक मेरे जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स है। यानी फर्स्ट पार्ट में आई की वैल्यू स्टार्टिंग इंडेक्स से मिड तक जाएगी, सेकंड पार्ट के लिए जे की वैल्यू मिड +1 से एंडिंग इंडेक्स तक जाएगी। और मुझे क्या करना है, अब एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, यानी फर्स्ट लेफ्ट पार्ट के एलिमेंट को मुझे राइट पार्ट के एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो इफ माई एरे ऑफ आई, यानी मेरे लेफ्ट पार्ट वाला एलिमेंट इज लेस देन एरे ऑफ जे, ये मेरे लेफ्ट पार्ट का एलिमेंट है क्योंकि आई मेरा लेफ्ट का आइटरेटर है, ये मेरे राइट पार्ट का एलिमेंट है क्योंकि जे मेरा राइट का आइटरेटर है। तो अगर लेफ्ट पार्ट वाला एलिमेंट कम हो गया तो मुझे उसको टेम्पररी के अंदर स्टोर कर लेना है। तो टेम्पररी ऑफ के इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। अब मैं क्या करूंगी, आई को कर दूंगी ++, क्योंकि ये वाला आई तो यूज हो गया, अब मैं अगले वाले इंडेक्स तक पहुंच जाती हूँ। इस केस में मैं के को भी कर दूंगी ++, तो आई और के दोनों ++ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर मैंने अभी कुछ चेंज कर दिया है, अब मुझे इनको आगे बढ़ाना है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब मुझे राइट पार्ट से एलिमेंट उठाकर टेम्पररी के अंदर ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, टेम्पररी ऑफ के इज इक्वल टू माई एरे ऑफ जे, और अब मैं ++ कर दूंगी जे को, फिर ++ कर दूंगी के को। इसको मैं हल्का सा समराइज कर देती हूँ मर्ज को। दोनों लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को मैंने अज्यूम किया है, दोनों मेरे पास सॉर्टेड होकर आ गए। कहां से सॉर्टेड होकर आ गए, इस रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। अब मुझे इनको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए पहले टेम्पररी एरे बनाया जो दोनों के एलिमेंट्स को स्टोर कर सके, फिर एक आइटरेटर बनाया जो लेफ्ट पार्ट के लिए, और दूसरा बनाया जो राइट पार्ट के लिए, तीसरा बनाया जो टेम्पररी के लिए। अब चेक कर रही हूं जब तक मेरे दोनों पार्ट खत्म नहीं हो जाते कि क्या फर्स्ट पार्ट का एलिमेंट सेकंड पार्ट से छोटा है। अगर वैसा है तो उसको टेम्पररी में ऐड कर दो, नहीं तो दूसरे को टेम्पररी में ऐड कर दो। अब यहाँ पर k++ दोनों बार हो रहा है, दोनों कंडीशन में हो सकता है। तो मैं क्या इस k++ को यहाँ लिख दूं कि k++ चाहे i हो चाहे j हो, k को तो होना ही है, तो k++ यहाँ आ गया।
अब यहाँ पर तो सारे के सारे एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही एक हिस्सा खत्म हो जाएगा, मान लीजिए मेरा लेफ्ट पार्ट पूरा खत्म हो गया पर जे अभी भी बचा हुआ है क्योंकि एंड कंडीशन है, तो उसके लिए बचे हुए लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स के लिए मुझे कुछ एक वाइल लूप लिखना पड़ेगा कि मेरे फर्स्ट पार्ट के तो सारे एलिमेंट्स को मैंने कॉपी कर दिया टेम्परेरी में, सेकेंड पार्ट के कुछ बचे हुए हैं तो उनके लिए भी मुझे एक वाइल लूप लिखना पड़ेगा, और सेकेंड पार्ट को कर दिया पूरा, फर्स्ट पार्ट के बचे हुए तो उनके लिए भी वाइल लूप लिखना पड़ेगा। तो पहले लिख देती हूँ लेफ्ट पार्ट के लिए। लेफ्ट पार्ट में अगर कुछ बचा है, यानी जब तक मेरे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मिड नहीं हो जाती, तब तक क्या करूं, तब तक टेम्पररी ऑफ k प्लस प्लस इज इक्वल टू माई एरे ऑफ i प्लस प्लस। मैंने क्या किया, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को कंबाइन करके इंडेक्स के अंदर ही लिख दिया, और मैं ये कर सकती हूँ, हमने यूनियनरी ऑपरेटर्स पढ़ी हुई हैं। ये क्या करेगा, k की करंट वैल्यू को ले लेगा और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर देगा, ये क्या करेगा, i की करंट वैल्यू को ले लेगा उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर देगा। तो इस सेम चीज को लिखने का ये बहुत छोटा सा तरीका है जिसको मैंने यूज किया है। अब मैं क्या करूंगी, सेम चीज मैं राइट पार्ट के लिए कर दूंगी। राइट पार्ट में क्या करूंगी, वाइल माई j इज लेस देन इक्वल टू माई एंडिंग इंडेक्स, तब तक मुझे टेम्पररी ऑफ k प्लस प्लस को इक्वल कर देना है एरे ऑफ j प्लस प्लस के बराबर। तो यहाँ जो बचे हुए एलिमेंट्स थे मैंने उनको भी कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, कॉपी टेम्पररी टू माई ओरिजिनल एरे, तो एक लूप लगा दूंगी फॉर इंट i इक्वल 0, या इसको कर दूंगी k मेरा 0 से शुरू हो जाए, k की वैल्यू जब तक टेम्पररी डॉट लेंथ के बराबर है, k को मैं हर बार कर दूंगी प्लस प्लस, और दूसरा आइटरेटर ले लेती हूँ, i की वैल्यू मैं शुरू कर देती हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स से और हर बार i को कर दूंगी प्लस प्लस। तो मुझे क्या करना है, टेम्पररी ऑफ k को कॉपी कर देना है एरे ऑफ i के अंदर। तो ये स्टेटमेंट से टेम्पररी की वैल्यू i के अंदर ओरिजिनल एरे के अंदर कॉपी हो जाएगी। तो इसको हल्का सा समराइज कर लेते हैं। ये था मेरा मर्ज जिसके अंदर आइटरेटर बनाए, फिर एलिमेंट्स को कंपेयर कर करके कॉपी करती रही, कुछ एलिमेंट बच गए तो उनके लिए लूप लिख दिए, और लास्ट में अपने टेम्पररी को मैंने कॉपी कर दिया ओरिजिनल एरे के अंदर। ये हो गया मेरा मर्ज का फंक्शन, दिस फंक्शन, और ये हो गया मेरा रिकर्सिव फंक्शन विच इज माई मर्ज सॉर्ट फंक्शन। अब मेन फंक्शन से इसको कॉल लगा लिया हमने ऑलरेडी, जिसमें मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स को शुरुआत में 0 पास किया है, एंडिंग इंडेक्स को एरे डॉट लेंथ पास किया है। अब मैं लास्ट में क्या करूंगी, अपने एरे को करवा लूंगी प्रिंट। प्रिंट एरे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहां पर, इसको करते हैं सेव एंड रन। तो मेरे पास आउटपुट आया मेरा सॉर्टेड एरे, जिसमें पहले 2 3 5 फिर 6 8 9, तो ये पूरा का पूरा एरे एक सॉर्टेड एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ तो थे इवन एलिमेंट्स, यानी मेरे पास 6 एलिमेंट्स थे। अब मैं इनके अंदर एक -2 को और ऐड कर दूं तो मेरे पास ऑड एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ऑड के लिए भी सेम आंसर देगा, नेगेटिव के लिए भी चलेगा, ऑड के लिए भी चलेगा। तो इस तरीके से हम कोड लिखते हैं अपने मर्ज सॉर्ट के लिए। अगर इस कोड में हल्की सी भी हमें प्रॉब्लम आती है तो एक्सप्लेनेशन को हल्का सा और देख लेना है, नहीं तो कोड को खुद से एक बार करने की कोशिश जरूर करनी है। यानी क्लास के साथ साथ लिख दिया, अब वीडियो को बंद करना है, कोड को खुद से करके देखना है। इसके बाद हल्की सी 1-2 चीजें और डिस्कस कर लेते हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं चीजें काम कैसे करी। चीजें ऐसे काम करी कि पहले मेरे पास एक बड़ा एरे था, बड़े एरे के अंदर मैंने मान लीजिए अपना पास किया 6 3 9 5 2 एंड 8। तो क्या हुआ, यहां पर इस स्टेप के अंदर पहले तो वो डिवाइड हुआ, तो डिवाइड होकर मैंने मिड फाइंड आउट कर लिया यहां पर। उसके बाद इस स्टेप के अंदर मर्ज सॉर्ट के अंदर कॉल हो गया मर्ज सॉर्ट दोनों के लिए। तो यहां मेरे पास कॉल गई है मेरे 6 3 9 के लिए, यहां मेरे पास कॉल गई है मेरे 5 2 एंड 8 के लिए। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा रिकर्सिवली हम यहीं पर आए, मतलब स्टैक कॉल अब इस फंक्शन की अगर हम कंसिडर करें तो हमने इसको पहले सॉल्व करना शुरू किया, इसको यानी इस हिस्से को सॉल्व करते करते हम क्या किया, इस प्रॉब्लम को भी हमने और छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। हमें पता ही है कैसे डिवाइड होगी, यहाँ पर आ जाएगा 9, तो 9 में डिवाइड होके ये और छोटे हिस्से में डिवाइड हुई, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 6, यहाँ पे आ गया मेरे पास 3। अब क्या हुआ, जैसे ही ये प्रॉब्लम सबसे छोटे हिस्से में डिवाइड हो गई, अब इसका ये भी सॉर्टेड आ गया, ये भी सॉर्टेड आ गया, तो यहां से दोनों पार्ट सॉर्टेड आ गए। तो अब मुझे मर्ज कॉल करना है इन दोनों के लिए। इन दोनों के लिए जब मैंने मर्ज कॉल किया तो सबसे पहले टेम्पररी बनाऊंगी। टेम्पररी मैंने कुछ यहाँ पर बना लिया, इसका साइज में दे दूंगी 2 मेरे पास एक ये सॉर्टेड एरे है, एक ये सॉर्टेड एरे है। दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर कर लूंगी इस लूप के अंदर, यानी इसको कंपेयर करूंगी इसके साथ। मुझे पता है 3 छोटा है तो 3 पहले आ जाएगा, 6 छोटा है 6 बाद में आ जाएगा, पर ये टेम्पररी में हुआ। ओरिजिनल एरे में कैसे हो, ओरिजिनल एरे के लिए मैं टेम्पररी को कॉपी कर दूंगी ओरिजिनल में। ओरिजिनल में कॉपी करने का मतलब इसके लिए है कि मैं यहाँ हटाकर इसको 3 लिख दूं, यहाँ हटाकर इसको 6 लिख दूं। तो क्या हुआ, ओरिजिनल के अंदर इतना छोटा सा पार्ट मेरे लिए
सॉर्टेड हो जाएगा। अब मुझे 9 को भी ऐड कर देना है, तो सबसे पहले इन तीनों के लिए एक टेम्पररी एरे बनेगा, उसके अंदर मैं तीनों को सॉर्ट करूंगी, फिर यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा पार्ट होगा ये कंप्लीटली सॉर्टेड हो जाएगा। तो इतना कुछ लॉजिक जो है चल रहा होता है, इसको मैं होप करूंगी आप खुद से भी हल्का सा ड्राई रन करके देखेंगे किसी छोटे एरे के लिए, मतलब n=3 के लिए या n=5 के लिए हम इसको सॉर्ट करके देख सकते हैं, ड्राई रन करके देख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है मर्ज सॉर्ट के अंदर वो होती है n log n के बराबर। ये काफी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जब भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कितनी एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज करी वो है टेम्पररी एरे के बराबर, यानी n साइज की हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते हैं मर्ज सॉर्ट के अंदर। इसीलिए अगर आपको कहा जाता है कि सॉर्टिंग करनी है एरे की पर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है मेरे पास, तो हम इस सॉर्टिंग टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। हाँ, जहां पर हमारे पास सॉर्टिंग के अंदर जगह होती है वहां हम मर्ज सॉर्ट को यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेस के साथ। एक और स्पेशल चीज कि हमने जो प्रोसेस लिया रिकर्जन का, यहाँ पर हमने देखा होगा कि पहले हम एक ही हिस्से के अंदर घुसते जाते हैं, फिर उसको सॉर्ट करते हैं, फिर उसके बड़े हिस्से को सॉर्ट करते हैं, फिर उससे बड़े हिस्से को सॉर्ट करते हैं। इस तरीके की टेक्निक को हम डेप्थ फर्स्ट कहते हैं, यानी हमने डेप्थ में जाकर पहले एक छोटे हिस्से को सॉल्व किया, फिर मैंने डेप्थ में जाके एक बड़े हिस्से को सॉल्व किया, यानी एक डेप्थ में जाकर लेफ्ट को सॉल्व किया, एक डेप्थ में जाके राइट को सॉल्व किया, फिर दोनों को कंबाइन करके बड़ा सॉल्यूशन निकाला। तो यहाँ पर हम डेप्थ फर्स्ट जाते हैं, डेप्थ यानी गहराई, मर्ज सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डिटेल्स को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे, तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। हाँ, अभी के लिए हम याद कर सकते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। सवाल जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट एल्गोरिथम, इसका नाम है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है, बट सिर्फ एवरेज केसेस में, वर्स्ट केस में ज्यादा हो जाती है, पर हाँ एवरेज केस में इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी होती है। क्विक सॉर्ट की अच्छी बात ये होती है कि मर्ज सॉर्ट की तरह एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती, उतनी ही स्पेस में आगे पीछे चीजों को कर हम अपने एरे को सॉर्ट कर देते हैं। तो क्विक सॉर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि क्विक सॉर्ट के अंदर एवरेज केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज इक्वल टू बिग ऑफ n log n के बराबर। हाँ, वर्स्ट केस में क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² के बराबर चली जाती है, और यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी कांस्टेंट स्पेस के बराबर आती है विच इज ऑफ 1, मतलब हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस को यूज नहीं करते। तो जिन सवालों में हमें एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n के बराबर चाहिए, मतलब थोड़ा सा फास्ट सॉर्टिंग चाहिए पर हमारे पास स्पेस नहीं है एक्स्ट्रा देने के लिए, उन केसेस में हम क्विक सॉर्ट को यूज कर सकते हैं। ये जो वर्स्ट केस है ये कभी कभी आता है, हर केस में नहीं आता, मोस्टली केसेस में वर्स्ट केस को हम हिट नहीं कर रहे होंगे। तो बात करते हैं क्विक सॉर्ट की अप्रोच की। क्विक सॉर्ट चलता है हमारे पिवट एंड पार्टीशन अप्रोच के ऊपर। पिवट एंड पार्टीशन डिवाइड एंड कॉन्कर का एक दूसरा बदला हुआ सा रूप ही है, यूज हम डिवाइड एंड कॉन्कर ही करेंगे, उसको हमने दूसरे शब्दों में पिवट एंड पार्टीशन कह दिया है। अब क्विक सॉर्ट का सबसे पहला स्टेप जो क्विक सॉर्ट के अंदर हमें परफॉर्म करना होता है वो है टू चूज अ पिवट। पिवट क्या होता है, अगर फिजिक्स हमने पढ़ी होगी 11वीं 12वीं के अंदर, तो पिवट वो एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके अराउंड चीजें रोटेट करती हैं। जैसे अगर मैं इस पेंसिल को यहां से पकड़ लूं तो ये अगर इस तरीके से रोटेट कर रही है तो ये वाला मेरा पॉइंट इसका पिवट पॉइंट होगा। पिवट पॉइंट यानी जिसके अराउंड चीजें चलती हैं। तो जिस एलिमेंट के अराउंड मैं अपने एरे को रोटेट करूंगी, मैं अपने एरे को चेंज करूंगी या मैं अपने एरे को सॉर्ट करूंगी, वो हो जाएगा मेरा पिवट एलिमेंट। अप्रोच हमारी कुछ ऐसी रहती है कि हम एक पिवट निकालते हैं यहाँ से, मतलब कोई भी रैंडम एलिमेंट मैं अगर यहाँ से निकाल लूँ, मान लीजिए मैंने 8 को निकाल लिया, तो 8 के अराउंड मैं इस एरे को इस तरीके से सॉर्ट करूंगी कि 8 से छोटे एलिमेंट्स को 8 से पहले लिख दूंगी, 8 से बड़े एलिमेंट्स को 8 के बाद लिख दूंगी। तो ये 3 जो है, ये 6 जो है, ये 2 जो है, 5 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6, 3, 2 और 5, और ये जो मेरा 9 है ये 8 से बड़ा है तो मेरा 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे पिवट क्या हुआ, पिवट 8 हुआ, 8 जिसके अराउंड मुझे सॉर्टिंग करनी है। तो पिवट हम किसी को भी ले सकते हैं, बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं पिवट एलिमेंट को चूज करने के। हो सकता है आप किसी रैंडम एलिमेंट को पिवट ले रहे हो सकता है आप एरे का मीडियन निकालें उसको पिवट लें, हो सकता है हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को पिवट ले लें, हो सकता है हम अपने लास्ट एलिमेंट को पिवट ले लें, पर अपने मैंने जो मैक्सिमम जगह देखा है क्विक सॉर्ट को सॉल्व करने का तरीका, उसमें हम लास्ट एलिमेंट को पिवट लेते हैं, और यहाँ पे भी हम लास्ट एलिमेंट को पिवट लेकर इसको सॉल्व कर रहे होंगे। बाकी किसी भी तरीके से आप सॉल्व करें आंसर सेम ही आना है। यहाँ पे क्या करेंगे, पिवट ले लेंगे अपने लास्ट एलिमेंट को। तो ये होगा मेरा स्टेप 1। स्टेप 1 मैंने क्या किया, 5 को एज अ पिवट ले लिया। अब उसके बाद आ जाता है मेरा स्टेप 2। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर करूंगी पार्टीशन। पार्टीशन कहने का मतलब है कि मैं अपने पूरे के पूरे एरे को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगी। कैसे डिवाइड करूंगी, इस पिवट के अराउंड। पिवट मेरे पास था 5, तो मैं क्या करूंगी, 5 को तो सेंटर में लेने की कोशिश करूंगी और उससे जो छोटे एलिमेंट्स हैं उसको लेफ्ट में लिख दूंगी,
बड़े जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं राइट में लिख दूंगी। तो एक एक करके सारे इंडेक्स पर जाती हूँ। 6 को पहले देखूंगी, क्या 6 5 से छोटा है? नहीं, 6 5 से बड़ा है, तो 6 को मैं ले आऊंगी यहाँ पर। फिर 3 के लिए देखूंगी, 3 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो 3 को मैं ले आऊंगी यहाँ पर। फिर 9 के लिए देखूंगी, 9 5 से छोटा है? नहीं बड़ा है, तो 9 को ले आऊंगी यहाँ पर। फिर 8 के लिए देखूंगी, 8 5 से छोटा है? नहीं बड़ा है, तो 8 को मैं ले आऊंगी यहाँ पर। फिर 2 के लिए देखूंगी, 2 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो 2 को मैं ले आऊंगी यहाँ पर। तो क्या हुआ, मेरा एक पिवट था जिसके अराउंड मैंने एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दिया। उससे छोटे एलिमेंट्स को मैं उससे पहले ले आई, उससे बड़े एलिमेंट्स को मैं उसके बाद ले आई। ये जो लाने वाला प्रोसेस है ये क्विक सॉर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यानी कैसे मैं पिवट से पहले उसके छोटे एलिमेंट स्टोर कर दूं, कैसे पिवट के बाद उससे बड़े एलिमेंट स्टोर कर दूं, ये जो पार्टीशन वाला स्टेप है यही सबसे मेन स्टेप है। इसको अभी हम बात करेंगे कि पार्टीशन एक्चुअली होगा कैसे। पर जैसे ही ये मेरा पार्टीशन हो गया, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं रिकर्सिवली इस पार्ट के लिए क्विक सॉर्ट को कॉल करूंगी और रिकर्सिवली अपने राइट पार्ट के लिए क्विक सॉर्ट को कॉल करूंगी। तो थर्ड स्टेप मेरे पास हो जाएगा टू कॉल क्विक सॉर्ट फॉर माय लेफ्ट पार्ट एंड कॉल क्विक सॉर्ट फॉर माय राइट पार्ट। और जैसे 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 मॉड सॉर्ट में क्या हुआ था, बड़ी प्रॉब्लम के छोटे 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 हिस्से होते चले गए थे रिकर्सिवली, वैसे इनके भी छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे और लास्ट में हम एक बेस कंडीशन को हिट करेंगे। मेरा बेस केस क्या आएगा, मेरा बेस केस सेम आएगा। जब मेरे पास सिंगल एलिमेंट रह जाता है तो सिंगल एलिमेंट के केस में क्या होगा, सिंगल एलिमेंट के केस में मेरे पास कोई काम करने को नहीं है, तो मेरा एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वही सेम मेरे पास बेस केस होगा। तो मुझे 3 चीजें करनी है, पहले मुझे पिवट को सिलेक्ट करना है अपने लास्ट एलिमेंट को, फिर मुझे पार्टीशन कर देना है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और फिर मुझे इस पिवट की सही पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि पिवट की, अभी तो इस एरे में यहां लिखा हुआ है, लेकिन अगर एरे सॉर्टेड होता तो पिवट की सही पोजीशन क्या होती, उससे पहले सारे के सारे छोटे एलिमेंट्स, उससे बाद सारे के सारे बड़े एलिमेंट्स। ये हो जाएगा पार्टीशन का स्टेप। उसके बाद मैं लेफ्ट को सॉर्ट कर दूंगी रिकर्सिवली, राइट को सॉर्ट कर दूंगी रिकर्सिवली। बेस केस मैंने फिगर आउट कर लिया है। अब इस पार्टीशन को हल्का सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पार्टीशन के लिए मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा पता तो है ही कि मर्ज सॉर्ट की तरह इसके अंदर भी मेरा जो ओरिजिनल एरे होगा उसके अंदर मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स होगा और मेरे पास मेरा एंडिंग इंडेक्स होगा। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 दिया होगा, एंडिंग इंडेक्स मेरे पास 5 दिया होगा। अब पिवट मैंने सिलेक्ट कर ही लिया, मेरा पिवट क्या है, मेरा पिवट 5 है और इस पिवट का इंडेक्स क्या है, अभी इस पिवट का इंडेक्स है 5 के बराबर, यानी मेरे एंडिंग इंडेक्स के बराबर। मैं क्या कर लूंगी, मैं एक आइटरेटर लूंगी i, जिसको मैं इनिशियलाइज करूंगी -1 से, और वो आइटरेटर क्या करेगा, मेरे एरे के अंदर जगह बनाएगा। किसके लिए जगह बनाएगा, मेरे एलिमेंट्स के लिए। यानी पिवट से छोटे जो जो एलिमेंट्स होंगे उनको ओरिजिनल एरे में आगे पीछे करने के लिए आई, जो मेरा आइटरेटर है, इस जगह बनाएगा। आई का काम है पिवट से छोटे एलिमेंट्स के लिए जगह बनाना। तो आई को मैंने इनिशियलाइज किया है -1 के साथ, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि i अभी इस -1, अगर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो i अभी यहां पर पॉइंट कर रहा है, मतलब किसी भी वैलिड इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूंगी, मैंने एक आइटरेटर बना लिया i, ये मेरा ओरिजिनल एरे ही है, ये कोई टेम्पररी एरे नहीं है, ओरिजिनल की ही बात कर रही हूँ। ओरिजिनल के अंदर ऑलरेडी एलिमेंट स्टोर्ड है, यहाँ पर 6 स्टोर्ड है, यहाँ पर 3 स्टोर्ड है, यहाँ पर 9 स्टोर्ड है, यहाँ पर 8 स्टोर्ड है, यहाँ पर 2 स्टोर्ड है, यहाँ पर 5 स्टोर्ड है, ऑलरेडी स्टोर्ड है, ये जगह भरी हुई है। मैंने सिर्फ आई के पर्सपेक्टिव से बताया, आई को नहीं पता जगह भरी हुई है, आई को लगता है जगह खाली है, तो मतलब स्टोर करा सकते हैं नए एलिमेंट्स को। अब मुझे क्या करना है, ओरिजिनल एरे पे ट्रवर्स करना है। सबसे पहले मैं 6 से पूछूंगी, 6 को कंपेयर करूंगी 5 के साथ, क्या 6 5 से बड़ा है या छोटा है। 6 5 से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगी, 6 को यहीं के यहीं बनाए रखूंगी। तो आई क्या करेगा, आई को कोई काम नहीं करना, आई को 6 के लिए जगह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई सिर्फ छोटे एलिमेंट्स, जो पिवट से छोटे एलिमेंट्स होंगे उनके लिए जगह बनाएगा। तो आई को अभी कोई काम नहीं करना, आई कुछ नहीं करेगा। फिर मैं क्या करूंगी, 3 से पूछूंगी, क्या 3 मेरा पिवट से छोटा है या बड़ा है। ऑब्वियसली 3 मेरा पिवट से छोटा है, तो अब आई इसके लिए जगह बनाएगा। कैसे बनाएगा जगह, आई क्या करेगा, पहले अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा। आई प्लस प्लस होके मेरा जो पॉइंटर है यहां से यहां आ जाएगा, मतलब जहां पर अभी 6 स्टोर्ड है। फिर आई क्या करेगा, आई वैल्यूज को स्वैप करेगा। कैसे स्वैप करेगा, यहां से 6 को उठाकर यहां पर 3 को बिठा देगा, और जहां 3 बैठा था वहां पर आई 6 को बिठा देगा। तो स्वैप कैसे किया, तो स्वैप ऐसे किया आई ने कि अपनी वैल्यू से एक इंडेक्स आगे बढ़ गया, वहां पर उसने जिस स्मॉलर एलिमेंट को बिठाना था उसको बिठा दिया, पुराने वाले को वहां से हटा दिया और पुराने वाले को इस एलिमेंट की जगह बिठा दिया, मतलब 6 की जगह 3 को बिठा दिया, 3 की जगह 6 को बिठा दिया। तो एक तरीके से दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर दिया, यानी दोनों की अदला बदली कर दी। ये अदला बदली कोड में कैसे होगी, कोड में ऐसी होगी कि मैं एक टेम्पररी वेरिएबल ले लूंगी,
जिसके अंदर मैं अपने एरे ऑफ जे की वैल्यू स्टोर करा लूंगी। मान लीजिए आइटरेटर जे जिसकी वैल्यू पहले 0 थी, फिर इसकी वैल्यू 1 हुई। फिर मैं क्या करूंगी, एरे ऑफ जे के अंदर तो मैं स्टोर करा लूंगी अपने एरे ऑफ आई की वैल्यू को, और एरे ऑफ आई के अंदर मैं क्या स्टोर करा दूंगी, आई को प्लस प्लस तो कर ही लिया था, एरे ऑफ आई के अंदर मैं टेम्परेरी वैल्यू को स्टोर करा दूंगी। इस तरीके से आज तक हम हमेशा स्वैप करते आए हैं। तो ये आई आइटरेटर क्या करेगा, स्वैप कर देगा वैल्यूज को। उसके बाद हम आगे जाएंगे, आगे जे की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2 के बराबर। तो 9 को कंपेयर करेगा 5 के साथ, 9 5 से बड़ा है, तो यहां पर कोई काम नहीं करेगा। आई की वैल्यू -1 से बढ़कर 0 हो चुकी थी। उसके बाद आइटरेटर 8 पर जाएगा, 8 को कंपेयर करेगा 5 के साथ। 8 की वैल्यू क्या 5 से बड़ी है? हाँ बड़ी है, तो इस केस में भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी, मतलब j = 3 के लिए भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फिर आइटरेटर बढ़ेगा, j = 4 तक जाएगा। क्या 2 की वैल्यू 5 से बड़ी है या छोटी है? छोटी है, तो अब i को इसके लिए 2 के लिए जगह बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएगा जगह? i क्या करेगा, दोबारा से i सबसे पहले प्लस प्लस करेगा, प्लस प्लस होकर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। i की वैल्यू 1 के इक्वल हुई, तो i यहां पर आ गया, ये हट गया। तो यहां पर उसको जगह बनानी है। यहां पर ऑलरेडी 6 बैठा है, तो 6 को उठाएगा और किसको बिठाएगा, 2 को बिठाएगा। तो यहां पर 2 आ जाएगा मेरे लिए, और जहां पर 2 था मतलब j = 4 पर, यहां पर 2 को हटाकर ये मेरे 6 को बिठा देगा। तो इस तरीके से स्वैपिंग हो जाएगी। अब मेरा जो फाइनल एरे है, मेरा फाइनल एरे ओरिजिनल के अंदर चेंजेस होकर मेरा एरे कैसा बन गया होगा, मेरा एरे कुछ ऐसा बन गया होगा जिसमें सबसे पहले तो 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 6 आ गया और फिर 5 आ गया। इन्हीं सेम एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। ये 2 आ गया, ये 9 वैसे का वैसा है, ये 8 वैसे का वैसा है, यहाँ पर 6 आ गया था और यहाँ पर मेरा पिवट है। अब मुझे क्या करना है, इस पिवट को अपनी सही जगह पर लेकर आना है। तो पिवट को सही जगह पर लेकर आने के लिए दोबारा से यही सेम चीज, स्वैपिंग को ही एक और बार कर दो। स्वैपिंग को एक और बार किया तो i++ हो गया, i++ होकर आ जाएगा यहाँ पर, यानी इंडेक्स = 2 पर। इंडेक्स = 2 पर 9 की जगह पर वो क्या करेगा, स्वैप होकर 9 की जगह पर स्वैप होकर 5 को बिठा देगा, मतलब मेरे पिवट को बिठा देगा। और फिर जहां पर पिवट था वहां पर 9 को बिठा देगा, तो स्वैप कर देगा। यहाँ पे मैं स्वैप करके ले आई 9 को। और फिर लास्ट में हम देखेंगे क्या होगा पार्टीशन की हेल्प से। 5 मेरा पिवट था, 5 से छोटे एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, 5 से बड़े एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे। तो पार्टीशन ने कितने मैजिकली इस आई ने अपना काम किया है। क्या काम किया है आई ने ये काम किया है कि छोटे एलिमेंट्स के लिए उसने जगह बना दी, और फिर 5 के लिए भी जगह बना दी, और फिर लास्ट में मैंने अपने बड़े एलिमेंट्स को स्टोर करा दिया है। तो कुछ इस तरीके से मेरा पार्टीशन वाला स्टेप वर्क करेगा। अब इसी सेम पूरे के पूरे लॉजिक को हम कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं। कोड के लिए मैंने ऑलरेडी अपना एरे लिखा हुआ है, उसके साथ साथ मैंने प्रिंट एरे नाम का एक फंक्शन बनाया है जो मेरे एरे को प्रिंट करवाएगा। एक रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नाम है पब्लिक स्टैटिक, इसको रिटर्न टाइप देते हैं void, और इसका नाम मैं देती हूँ क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट के अंदर एक तो मेरे पास मेरा एरे आएगा, उसके अलावा क्या आएगा, मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स एंड मेरा एंडिंग इंडेक्स। मेन फंक्शन से मुझे पता है कि क्विक सॉर्ट अगर मैं कॉल कर रही हूँ तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स जाएगा एज 0 और मेरा एंडिंग इंडेक्स जाएगा एज माई एरे लेंथ -1। अब मेरे क्विक सॉर्ट में स्टेप 1 क्या होता था, स्टेप 1 होता था पिवट को फाइंड आउट करना। तो पिवट को मैंने फाइंड आउट कर लिया एज माई लास्ट एलिमेंट। अब पिवट के बेसिस पर मुझे पार्टीशन करना है। पार्टीशन करने के लिए मैं मान लेती हूँ मेरा एक अलग ही फंक्शन है जो मुझे पार्टीशन करके देता है। इसके अंदर मैं अपना एरे पास कर रही हूँ, मैं अपना स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर रही हूँ और एंडिंग इंडेक्स। पार्टीशन फंक्शन मैं अज्यूम करती हूँ कि वही मेरा मैजिक वाला काम करेगा। क्या मैजिक वाला काम करेगा, पार्टीशन फंक्शन पिवट को लेगा, उससे पहले छोटे एलिमेंट्स को ले आएगा, उसके बाद बड़े एलिमेंट्स को ले आएगा, पिवट को भी सही जगह लाकर उसका मुझे राइट इंडेक्स दे देगा। तो ये पार्टीशन फंक्शन मुझे पिवट का इंडेक्स दे देता है। तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना लेती हूँ p इंडेक्स, पिवट इंडेक्स, जो मुझे पार्टीशन फंक्शन ला कर देगा। पार्टीशन फंक्शन कैसा दिखेगा, पार्टीशन फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड पार्टीशन इंट एरे, उसके अलावा मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है, मेरे पास एंडिंग इंडेक्स है, और यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप में रख देती हूँ इंट के बराबर। तो ये हो गया मेरा पार्टीशन। अब मुझे क्या करना है, थर्ड स्टेप, यानी क्विक सॉर्ट को कॉल लगाऊंगी एरे के लिए, स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए, और किसके लिए, पार्टीशन इंडेक्स -1 के लिए। जिस इंडेक्स पर पार्टीशन हुआ है ये वाला पिवट तो सही इंडेक्स पर है, मुझे क्या करना है, इसके लेफ्ट पार्ट को सॉर्ट करना है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर पिवट इंडेक्स -1 तक है मेरा लेफ्ट पार्ट। फिर मेरा राइट पार्ट कहां से कहां तक होगा, राइट पार्ट होगा मेरे पिवट इंडेक्स से लेकर, पिवट इंडेक्स +1 से लेकर, पिवट इंडेक्स तो सही है, पिवट इंडेक्स +1 से लेकर मेरे एंडिंग इंडेक्स तक। ये हो जाएगा मेरे पास मेरा राइट पार्ट।
इसका बेस केस क्या होगा? बेस केस ये होगा कि अगर स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स हो जाती है, उस केस में कुछ नहीं करना, उस केस में सिंपली कर देना है रिटर्न। तो ये हो गया मेरा पूरा रिकर्जन। अब मुझे सॉल्व करना है अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, विच इज टू राइट द पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा? सबसे पहले हम पिवट ले लेते हैं। पिवट क्या होगा? पिवट होगा मेरा एरे का लास्ट एलिमेंट यानी एंडिंग इंडेक्स। अब मुझे क्या करना है? दो वेरिएबल्स बनाने हैं। एक है मेरा आई को मैं इनिशियलाइज करूंगी स्टार्टिंग इंडेक्स -1 से। इस आई का काम है जगह बनाना या टू मेक प्लेस फॉर एलिमेंट्स स्मॉलर देन पिवट। उसके बाद मैं क्या करूंगी? एक लूप चलाऊंगी। लूप शुरू होगा j इज इक्वल टू 0 से। लूप कहां तक जाएगा? जब तक j की वैल्यू लेस देन एंडिंग इंडेक्स है, मतलब पिवट से कम है जब तक वैल्यूज j++। हर बार मैं कंपेयर करूंगी कि क्या मेरा जो एलिमेंट है, मतलब एरे ऑफ j है, वो लेस देन इक्वल टू मेरा पिवट है। अगर लेस देन इक्वल टू है तो उस केस में मुझे जगह बनानी है। और जगह कैसे बनाते हैं? पहले कर देते हैं आई को ++, फिर कर देते हैं स्वैप। स्वैप कैसे करेंगे? टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे जिसमें स्टोर करा दूंगी एरे ऑफ j की वैल्यू को, फिर एरे ऑफ j में स्टोर करा दूंगी मैं अपने एरे ऑफ i की वैल्यू को, और उसके बाद एरे ऑफ i में मैं स्टोर करा दूंगी अपने टेम्पररी को। तो हर बार मैंने कंपेयर कर लिया क्या मेरा जो करंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू पिवट से कम है। अगर कम है तो आई को जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनाने के लिए i++ होगा, ++ होने के बाद स्वैप करेगा, मतलब इंडेक्स आई पर जो वैल्यू है और इंडेक्स जे पर जो वैल्यू है ये दोनों स्वैप हो जाएंगी। इतने में तो मैंने सारे एलिमेंट्स को एनालाइज कर लिया जो मेरे पिवट से छोटे हैं। अब पिवट को भी सही जगह पर डाल देते हैं। पिवट को सही जगह पर डालने के लिए मुझे यही काम बस एक लास्ट बार करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर मैं सेम काम कर देती हूँ i++, उसके बाद मेरे स्वैप का लॉजिक। यहां पर टेम्पररी के अंदर क्या स्टोर करूंगी? यहां पर टेम्पररी के अंदर स्टोर करूंगी मैं पिवट की वैल्यू को। और पिवट क्या है? पिवट है मेरा एरे ऑफ एंडिंग इंडेक्स जिसमें स्टोर कर दूंगी एरे ऑफ आई की वैल्यू को, एरे ऑफ आई में टेम्पररी। अब पिवट का सही इंडेक्स क्या है? पिवट का सही इंडेक्स है आई के बराबर। कहां स्टोर किया है पिवट को? मैंने आई के अंदर स्टोर किया है। तो पिवट का सही इंडेक्स आई है जो ये पार्टीशन फंक्शन रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न करेगा? मेरे क्विकसॉर्ट वाले फंक्शन को। एंड यहाँ पर हमें ध्यान देना, यहाँ गलती से इस लाइन की जगह मुझे पिवट इज इक्वल टू एरे ऑफ आई नहीं लिख देना। क्यों? क्योंकि अगर मैं पिवट लिख दूंगी, पिवट तो वेरिएबल है, मुझे तो इंडेक्स पर एरे के अंदर चेंज करना है। वेरिएबल्स के चेंज फंक्शंस के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करते क्योंकि कॉल बाय वैल्यू होता है फंक्शंस में। कॉल बाय रेफरेंस इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट होता है जावा के अंदर। कैसे? सिर्फ एरेज के अंदर। ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी होता है पर यहाँ हम एरे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमें इंडेक्स के थ्रू पिवट वाले इंडेक्स पर चेंज करना है, पिवट वेरिएबल के अंदर चेंज नहीं करना। तो ये मेरा पार्टीशन फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये मेरा क्विकसॉर्ट कंप्लीट हो गया। अब मेन फंक्शन से क्विकसॉर्ट को कॉल तो मैंने लगाई दी थी, मैं फिर प्रिंट एरे को भी कॉल लगा देती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। ये मेरे पास एरर कहाँ आया? एरर आया लाइन नंबर 29 के अंदर। 29 यानी यहाँ पर एरर आया जे के अंदर। जे के अंदर क्या एरर आया? मैंने इस लूप को 0 से शुरू किया है, पर क्या मेरा लूप 0 से शुरू होना चाहिए? नहीं, मेरा लूप स्टार्टिंग इंडेक्स से शुरू होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम जब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो रही होगी तो क्या होगा? मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स हो सकता है 0, हो सकता है 1, हो सकता है 5 हो, तो हमेशा 0 नहीं, स्टार्टिंग इंडेक्स से शुरू होगा। इसको कर लेते हैं सेव, दोबारा से एक बार रन करते हैं। अब क्या हुआ? मेरा जो फाइनल एरे है वो सॉर्टेड आया। ये जो एरे है इसको कंप्लीटली सॉर्ट कर दिया मेरे क्विकसॉर्ट ने। और अभी हमें ये भी पता चल गया कि अगर एक्सेप्शंस आते हैं, एरर्स आता है तो कैसे फाइंड आउट करना है। मेरे पास एक्सेप्शन ये आया था कि मेरा इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड्स हो गया था। आउट ऑफ बाउंड्स यानी मेरे एरे का जितना साइज है उससे ज्यादा मैं किसी इंडेक्स को एक्सेस कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने देख लिया कि यहाँ तो j इज इक्वल टू 0 तो गलत था, स्टार्टिंग इंडेक्स से लूप शुरू होना चाहिए था। तो इस तरीके से लाइन नंबर भी आ जाती है VS कोड के अंदर अगर हम कोड कर रहे हैं, नहीं तो कोई और कोड कर रहे हैं तो बहुत सारे एडिटर्स हमें लाइन नंबर भी बता देते हैं कहाँ एरर आया। तो यहाँ पे मैंने एक इवन लेंथ के लिए किया था। अगर मान लीजिए -5 में ले आई तो ऑड लेंथ वाले एरे के लिए कैसे आंसर आए? ऑड लेंथ के लिए भी क्विकसॉर्ट ने कर दिया है सॉर्ट। अब एक स्पेशल चीज डिस्कस कर लेते हैं अपने क्विकसॉर्ट के लिए, ये है कि क्विकसॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब आती है। इस लेक्चर को हम तभी देखें जब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले से ही क्लियर है कि क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह जैसी चीजें हमें पहले से पता है। नहीं तो इस लेक्चर को हम स्किप कर सकते हैं, इसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले चैप्टर के बाद भी देख सकते हैं। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विकसॉर्ट के अंदर तब आती है जब मेरा पूरा एरे या तो सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये तब आएगी जब मेरा पिवट एलिमेंट हमेशा या तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा या लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। कैसे? मान लेते हैं मेरा एरे कुछ ऐसा दिखता है 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या होगा? अगर मैं अपनी पिवट एलिमेंट को हमेशा लास्ट एलिमेंट लूं तो क्या मैं कह सकती हूं अगर मेरा पिवट एलिमेंट हमेशा लास्ट एलिमेंट है तो मेरा पिवट एलिमेंट हमेशा
लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे आएगा। क्यों? क्योंकि एक सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे में जो लास्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा लार्जेस्ट ऑफ द एरे होता है। तो यहां पर अगर मैं क्विकसॉर्ट को कॉल करूंगी तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा पार्टीशन। 5 के थ्रू पार्टीशन होगा तो इससे पहले क्या आ जाएगा, इससे पहले आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 एंड देन 4 और लास्ट में मेरे पास आएगा खाली। दोबारा से पिवट 4 चूज होगा, 4 चूज होगा तो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, बीच में आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 2 एंड 3, यहाँ आ जाएगा खाली। अब दोबारा से 3 एज पिवट चूज होगा, 3 एज पिवट चूज होगा तो 3 आ जाएगा मिडिल में, ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पहले हिस्से में आएगा मेरे पास 1 और 2 और दूसरा हिस्सा होगा खाली यानी नल। इसके बाद दोबारा पिवट यहाँ पे 2 को चूज करेंगे, 2 के अराउंड मेरे पास सॉर्टिंग होगी तो ये आ जाएगा खाली और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1। तो हर बार क्या हुआ, हर बार मेरा जो पिवट है वो लास्ट एलिमेंट आया यानी लार्जेस्ट एलिमेंट आया। तो हर बार मेरे एरे का साइज, क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर इसको मैं रिकर्जन समझूं तो मेरे फर्स्ट लेवल पर मेरे एरे का साइज क्या है, मुझे कितनी बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, कितनी बार मेरा लूप चलेगा पार्टीशन के अंदर। यहाँ मैं पार्टीशन फंक्शन वाल की बात कर रही हूँ। पार्टीशन फंक्शन के अंदर मेरा जो लूप है वो चलेगा n टाइम्स। इस लेवल पर पार्टीशन के अंदर मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो n-1 आएगी। इस लेवल पर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n-2 आएगी, इस लेवल पर n-3 आएगी, इस लेवल पर n-4 आएगी और इस तरीके से 1 तक जाएगी। तो क्या मैं कह सकती हूँ रिकर्जन के एक लेवल पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है, फिर n-1 भी है, फिर n-2 भी है, फिर n-3 भी है और मेरी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें मैं क्या करती हूँ, इन सबको ऐड करती हूँ। तो n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस n-3, इस तरीके से अगर मैं 3 प्लस 2 प्लस 1 इन सबको ऐड करूं तो क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ मेरे पास एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है। इसको मैं उल्टा करके कह सकती हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। तो उसका सम क्या होता है, उसका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या होता है, n स्क्वायर प्लस n/2 और इसी को मैं कह सकती हूँ कि ये हो जाएगा बिग ऑफ n स्क्वायर के बराबर। तो वर्स्ट केस कब होगा, वर्स्ट केस तब होगा जब मेरे असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा मेरा जो पिवट एलिमेंट है वो लार्जेस्ट एलिमेंट हो। उस केस में हर एक सिंगल लेवल के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी जिससे फाइनल वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n स्क्वायर के बराबर। और यही सेम केस डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्टेड है यानी ये एरे अगर उल्टा होता तो पिवट हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता, तो उस केस में भी सेम n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती। अब ये जो सवाल है कि क्विकसॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होती है, ये मेरे से एक्चुअल इंटरव्यूज में पूछा हुआ है तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। इनफैक्ट इसको भी याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट बना लेना है कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे क्विकसॉर्ट के अंदर तब आती है जब मेरा पिवट एलिमेंट एरे का या तो हमेशा ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है या हमेशा ही लार्जेस्ट एलिमेंट होता है। नेक्स्ट जिस सवाल की हम बात करेंगे इसका नाम है सर्च इन अ रोटेटेड एंड सॉर्टेड एरे। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, एक्चुअल इंटरव्यूज में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। और ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल बाइनरी सर्च जैसा लगेगा ये क्वेश्चन, पर इसके अंदर हमें सारे केसेस को हैंडल करना होता है। तो केसेस को बहुत सारे केसेस हो जाते हैं तो उनको हैंडल करना इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। मुश्किल नहीं समझना, ईजी सोच कर दिमाग में चलना है, बाइनरी सर्च जैसे हम कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे होंगे यहाँ पर, और बस केसेस का ध्यान रखना है कि सारे केसेस को हम हैंडल कर लें। सवाल कुछ ऐसा है कि हमें एक सॉर्टेड और रोटेटेड एरे दिया होगा जिसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यानी अलग अलग, ऐसा नहीं है कि 1 है तो एरे के अंदर 1 2 बार आएगा, यानी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होंगे। 1 है तो 1 एक ही बार आएगा, 2 है तो 2 एक ही बार आएगा। इस तरीके से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर। और ये जो एरे है ये असेंडिंग ऑर्डर वाला एरे था। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला एरे अभी दिया हुआ है, ये एरे ओरिजिनली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड था। फिर क्या किया, इसको एक पिवट पॉइंट के अराउंड मैंने रोटेट कर दिया। जैसे मैं अपनी पेंसिल को पिवट पॉइंट के अराउंड रोटेट कर देती हूँ, वैसे ही मैंने एरे को पिवट पॉइंट के अराउंड रोटेट कर दिया। एरे को पिवट के अराउंड रोटेट करने का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एरे है 1 2 3 4 5, ये एक सॉर्टेड एरे है, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे है, इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी हैं, बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज को मैच कर रहे हैं। अब क्या किया, मैंने इस 3 को एज अ पिवट लिया और 3 के अराउंड इसको मैंने रोटेट कर दिया। रोटेट करके क्या होगा, ये जो 4 और 5 है ये वाला हिस्सा अब आगे आ जाएगा। तो रोटेशन से ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा तो ये एरे कन्वर्ट हो जाएगा टू 4 5, फिर आ जाएंगे 1 2 3। तो इतने वाला हिस्सा अब मेरा आगे आ गया और ये वाला हिस्सा वैसे का वैसा है। तो ये हो गया पिवट 3 के अराउंड रोटेशन। 3 आ गया अब लास्ट में, तो मेरा पिवट लास्ट में रह जाता है, उसके अराउंड में रोटेट कर देती हूँ अपने एरे को।
कुछ सेम सी ही चीज़ मेरे पास मेरे सवाल के अंदर हुई है। मेरे सवाल के अंदर मेरे पास एक सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे है। अब मुझे क्या करना है, उस एरे के अंदर मुझे एक एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। मैं इसको अपना टारगेट एलिमेंट कह देती हूँ। मान लीजिए मुझे 0 को फाइंड आउट करना है, 0 मेरा यहाँ पर लाई करता है, तो मेरे एरे के अंदर मेरा ये 0 कहाँ पर है, मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। यहाँ पर ये इंडेक्स है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो मुझे पहले से ही पता है कि मेरा जो 0 है इंडेक्स नंबर 4 पर है, तो इसका मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, आउटपुट मेरा 4 आना चाहिए। अब ये वाला जो एरे है ये ओरिजिनली कैसा दिखता था, ये ओरिजिनली ऐसा दिखता था कि 0, 1, 2 यहाँ पर थे, फिर मेरे पास थे 4, 5, 6 एंड 7, दिस इज 5। फिर इसको क्या किया, इसको 2 को एज अ पिवट लेके इन चारों एलिमेंट्स को हमने आगे प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से रोटेटेड है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं लीनियर सर्च भी लगा सकती हूँ। लीनियर सर्च कहने का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे जाके देख लूँ क्या मेरा टारगेट यहाँ पे है, यहाँ जाके देख लूँ टारगेट यहाँ पे, यहाँ जाके देख लूँ टारगेट यहाँ पर है। इस तरीके से एक एक इंडेक्स पर मैं जाके देख लूँ क्या मेरा टारगेट वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। उस तरीके से भी ये सवाल सॉल्व किया जा सकता है। पता चल जाएगा कि मेरा टारगेट इस इंडेक्स 4 पर एग्जिस्ट करता है तो मैं 4 रिटर्न कर दूंगी। पर हम लीनियर सर्च से इसको क्यों सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n। हम इसको n log n में सॉल्व करना चाहते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर। तो हम इसको कम टाइम के अंदर सॉल्व करना चाहते हैं, ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व करना चाहते हैं। इसीलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे विच विल बी अ मॉडिफाइड बाइनरी सर्च। मॉडिफाइड बाइनरी सर्च कहने का मतलब है कि बाइनरी सर्च जैसा ही कुछ लगेगा हमें, पर थोड़ा सा अलग लगेगा। सबसे पहले तो कुछ कुछ चीजें समझते हैं। मेरा ये जो एरे है, क्या मैं इस एरे को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मतलब क्या मैं अपने एलिमेंट्स को डायग्राम में यहाँ पर प्लेस करूं तो क्या होगा, मेरा 4 यहाँ पर होगा, मेरा 5 यहाँ पर होगा, मेरा 6 यहाँ पर होगा और मेरा 7 यहाँ पर होगा। तो क्या होगा, एक सीधी लाइन बन सकती है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं कह सकती हूँ मेरी लाइन 1। उसके बाद 0 से लेकर 1, 2 को मैं जब प्लॉट करूंगी तो यहाँ कहीं मेरा 0 आ जाएगा, यहाँ कहीं मेरा 1 आ जाएगा, यहाँ कहीं मेरा 2 आ जाएगा। इसको क्या मैं कह सकती हूँ, दिस इज माई लाइन 2। एक यहाँ पर एलिमेंट है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और मेरे 4 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। तो जब भी मेरे पास एक सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे होता है तो मेरे पास हमेशा 2 लाइंस आती हैं। ये लाइन भी हमेशा इंक्रीजिंग रहती है और ये लाइन भी मेरी हमेशा इंक्रीजिंग रहती है। अब ये जो दोनों लाइंस है, हो सकता है किस किस केस में, इस केस में मीट नहीं कर रही, तो यहाँ से ये लाइन कुछ इस तरीके से रहती है जहाँ पर ये लाइन यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी, ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। और हो सकता है ये वाले पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमेशा इस पॉइंट से ऊपर होगा या इसके इक्वल होगा। तो यहाँ भी कुछ नीचे की तरफ स्लोप बन रहा होगा। तो डायग्रामेटिकली इस प्रॉब्लम को या इस एरे को मैं इस फॉर्म में विजुअलाइज कर सकती हूँ। और ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसको डायग्राम की फॉर्म में विजुअलाइज कर लिया ना, यहीं से ही मेरे सारे के सारे केसेस निकलेंगे जिनको मुझे हैंडल करना है। अब मेरे पास मेरा अगर कोई भी टारगेट दिया हुआ है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो एरे है पूरा का पूरा, इसका अपना एक स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, इसका अपना एक एंडिंग इंडेक्स होगा। अब बाइनरी सर्च वाली अप्रोच मुझे फॉलो करनी है इस सवाल में, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं मिड निकाल लूँ। मिड क्या होता है, मिड होता है स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स बाय 2, या फिर स्टार्टिंग प्लस एंडिंग माइनस दूसरा वाला फॉर्मूला भी होता है मिड को निकालने का, ये भी हम लिख सकते हैं। हमेशा मेरे पास मेरा एक एरे ऑफ मिड आ जाएगा। ये जो मेरा एरे ऑफ मिड आएगा, मिड के लिए मेरे पास 2 केसेस होंगे, या तो मेरा मिड लाइन 1 पे आएगा या मेरा मिड लाइन 2 पे आएगा। क्या मैं कह सकती हूँ या मेरा मिड यहाँ पर कहीं पे आ सकता है, या फिर ये इधर कहीं पे आ सकता है, या तो लाइन 1 पे आ सकता है या लाइन 2 पे आ सकता है। इस केस के लिए मेरे मिड की वैल्यू क्या होगी, इस केस के लिए मेरी मिड वैल्यू आएगी 7। यानी मेरा मिड कहाँ लाई करेगा, मेरा मिड लाई करेगा लाइन 1 के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मेरे पास एरे के अंदर आगे 2.2, 2.5, 2.8 इस तरीके से, 3.4 इस तरीके से एलिमेंट्स होते तो मेरा मिड कुछ 2 के बराबर या 1 के बराबर आता, तो मेरा मिड इस लाइन पर लाई करता। तो 2 ही केसेस हो सकते हैं, मिड वैल्यू या तो लाइन 1 पे लाई करेगी या लाइन 2 पे लाई करेगी। पहले बात करते हैं केस 1 की। केस 1 वो है जिसमें मेरी मिड वैल्यू लाइन 1 पे लाई करती है। केस 1 के अंदर यानी मिड वैल्यू जब लाइन 1 पे लाई करती है, फिर मैं मिड से अपने टारगेट को कंपेयर करूंगी। अगर मेरा जो टारगेट है वो मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स से बड़ा है या इक्वल है और मेरे मिड से छोटा है, तो वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा मिड के लेफ्ट में। अगर मिड यहाँ पर आ गया और टारगेट जो है इस मिड से तो छोटा है
पर मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स से बड़ा है तो वो यहाँ कहीं पर लाई करेगा, लाइन 1 के लेफ्ट में। ये केस 1 आ गया लाइन 1 का, इसके लेफ्ट में मेरा अब टारगेट लाई करेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस जिसमें ये वैल्यू ट्रू नहीं हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, उस केस में कहाँ लाई करेगा? उस केस में लाई करेगा राइट के अंदर, जहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो ये मैंने एनालाइज किया अपने लाइन 1 के लिए। अब लाइन 2 की बात करते हैं। अगर मेरा मिड लाइन 2 पर कहीं पर लाई करता है तो उसके अंदर क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो टारगेट है अगर वो मिड से बड़ा या उसके इक्वल हुआ और एंडिंग इंडेक्स से छोटा हुआ, मतलब इस मिड से तो बड़ा होगा और एंडिंग से छोटा होगा, तो वो कहाँ लाई करेगा? वो लाई करेगा मेरे लाइन 2 के राइट में, नहीं तो लाई करेगा लेफ्ट में अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो इसको मैं हल्का सा और बेटर वे में, थोड़ा सा बेटर वे में विजुअलाइज कराती हूँ। मेरे एरे में हर बार मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स तो है ही। मैं क्या करूँगी? एरे का मिड निकालूंगी। अब इस एरे में तो मिड मेरा लाइन 1 पे लाई करेगा, दूसरे एरे में कहीं और भी लाई कर सकता है। यहाँ पे मेरे जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकती हूँ। पहले जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो लाई करेंगे इस लाइन 1 के ऊपर, दिस इज माई लाइन 1। दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो लाई करेंगे इस लाइन 2 के ऊपर, दिस इज माई लाइन, या इसको थोड़ा मैं बड़ा करूं तो यहां तक करीबन मेरी ये लाइन 2 जा सकती है। अब पहला केस मैंने लिया जिसमें मेरा मिड यहां पर कहीं पे लाई करता है, तो मेरा आ जाता है केस 1, मिड ऑन लाइन 1। इस केस में भी मेरे पास एक केस ए होगा, एक केस बी होगा। केस ए क्या होगा? केस ए होगा जब मेरे एलिमेंट्स यहां से लेकर यहां तक मुझे अपने टारगेट को सर्च करना है। यहां से लेकर यहां तक टारगेट को कब सर्च करूंगी? वो तब सर्च करूंगी जब मेरे टारगेट की वैल्यू मेरे मिड और मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स से, यहां पर स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ है? यहां पर स्टार्टिंग इंडेक्स यहां है, एंडिंग इंडेक्स यहां है, ये है मेरा मिड। लाइन 1 के 2 पार्ट हो जाएंगे। जैसे ही मैंने मिड को आइडेंटिफाई किया मेरी लाइन 1 के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा मेरा लेफ्ट पार्ट, एक हो जाएगा मेरा राइट पार्ट। मुझे क्या करना है? लेफ्ट पार्ट में कब सर्च करना है? जब मेरे टारगेट की वैल्यू जिसको मुझे सर्च करना है वो स्टार्टिंग इंडेक्स और मिड के बीच में कहीं पे लाई करती हो। तो इस पार्ट में जब लाई करेगी तो वो क्या होगा? मेरे लाइन 1 का लेफ्ट पार्ट हो जाएगा। तो मेरा केस ए क्या आएगा? यहाँ से केस ए आएगा लाइन 1 का लेफ्ट पार्ट। और इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि टारगेट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाती है बट लेस देन इक्वल टू मिड रहती है। और इसके अलावा जो सारे एल्स वाले केसेस होंगे उसमें मेरा केस बी आएगा। केस बी क्या कहेगा कि लाइन 1 का हमें राइट पार्ट सर्च करना है। मतलब ये वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई, ये वाली फॉल्स हो जाती है, तो मतलब मुझे कहाँ सर्च करना है? मुझे इतने हिस्से में सर्च करना है। फिर क्या करना है? मुझे अपने मिड के राइट की तरफ सर्च करना है। उस मिड के राइट में ये वाला पार्ट भी आता है, ये वाला पार्ट भी आता है। तो या तो ये पार्ट ट्रू हो जाएगा छोटू वाला, नहीं तो क्या होगा? मुझे बड़े हिस्से में सर्च करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ लाइन 1 का राइट ही नहीं, लाइन 1 का राइट नहीं, ये मेरे पूरे मिड का राइट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पूरे मिड का राइट हो जाएगा। इसके अलावा आता है मेरे पास केस 2। केस 2 कहता है कि मेरा जो मिड है वो लाइन 2 के ऊपर लाई करता है। लाइन 2 के ऊपर लाई करने का क्या मतलब है? कि मेरा मिड कुछ यहाँ पर लाई करता है। ये हो गई मेरे मिड की वैल्यू। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब इस मिड के लिए चेक कर सकती हूँ कि क्या मुझे यहाँ से यहाँ तक सर्च करने की ज़रूरत है, यहाँ से यहाँ, यानी लाइन 2 का राइट पार्ट। लाइन 2 का राइट पार्ट कहता है कि अगर मेरे टारगेट की वैल्यू मिड से बड़ी है पर एंडिंग इंडेक्स वाली वैल्यू से छोटी है तो वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा। तो उसके लिए मैं अपना केस सी बना सकती हूँ। केस सी कहता है कि लाइन 1 के राइट में हमें जाना है। उस केस में मेरे टारगेट की वैल्यू मेरे मिड से बड़ी होगी और मेरे एंडिंग इंडेक्स से छोटी होगी। और केस डी क्या हो जाएगा? केस डी हो जाएगा मिड के लेफ्ट वाला केस, यानी जहाँ पर एल्स में हम जा रहे होंगे। अब मिड के लेफ्ट वाला यानी इतने पूरे हिस्से में हम सर्च कर रहे होंगे। अगर राइट में आ जाता है तो इतने ही हिस्से में मिल जाएगा, एल्स में चले गए तो इस पूरे हिस्से में मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो मेरे पास 4 केसेस आ गए। क्या केस आ गया? केस 1 है जब मिड की वैल्यू तो लेफ्ट 1 के ऊपर है पर उसके अंदर भी मेरा जो टारगेट है वो स्टार्टिंग इंडेक्स मिड के बीच में लाई करता है, तो मुझे लाइन 1 के लेफ्ट में सर्च करना है, नहीं तो मुझे पूरे मिड के राइट में करना पड़ेगा। केस 2 है जब मेरा मिड लाइन 2 पे लाई करता है, उस केस में मुझे लेफ्ट लाइन 1 के राइट में सर्च करना है, मतलब यहाँ पर सर्च करना है, वो इस कंडीशन में सर्च होगा। नहीं तो मुझे पूरे के पूरे
लेफ्ट में, इस मिड के पूरे लेफ्ट में सर्च करना पड़ेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा मिड लाइन 1 पे लाई करता है? मेरा मिड लाइन 1 पे तब लाई करेगा जब मेरा एरे ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स लेस देन इक्वल टू मिड हो जाएगा। इसको कहने का क्या मतलब है, मान लेते हैं मेरा मिड कुछ यहां पर लाई करता है। अब यहां पर लाई करेगा तो क्या मैं कह सकती हूँ कि हमेशा मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू मिड से कम ही होगी, क्योंकि पहले वाली लाइन का स्लोप ऐसा रहता है। तो स्लोप ऐसा है मतलब ये लाइन हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रही होगी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है शुरुआत वाले एलिमेंट्स। तो हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स पर जो वैल्यू है और मिड पर जो वैल्यू है वो हमेशा छोटी होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मतलब मेरा मिड लाइन 1 पे है। लाइन 2 पर कहने का क्या मतलब है? लाइन 2 पर कहने का ये मतलब है कि अगर मेरा मिड यहां पर हुआ तो क्या मैं कह सकती हूँ हमेशा मिड की वैल्यू एंडिंग इंडेक्स से कम होगी या उसके इक्वल होगी, या तो ये मिड यहीं पर आ जाए या फिर इसकी वैल्यू इससे कम हो जाए, क्योंकि सेकेंड लाइन पे हमेशा स्लोप ऐसा रहेगा। तो हमेशा जो मिड की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू मेरा एंडिंग इंडेक्स होगी। तो यहाँ पे कंडीशन ये हो सकती है कि जो मेरा एरे ऑफ मिड है, मतलब मिड पर जो एलिमेंट लाई करता है, यहाँ पे भी मिड इंडेक्स की नहीं मिड एलिमेंट की बात हो रही है, उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन एरे ऑफ एंडिंग इंडेक्स है। तो ये मेरे पास 4 केसेस आ गए। पहला केस आ गया जब मेरे पास लाइन 1 पे लाई करेगा, मतलब मेरा मिड कुछ यहाँ पर होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू उस मिड से कम होगी या उसके इक्वल होगी, तब मैं आइडेंटिफाई कर लूंगी केस 1 है। उस केस में लेफ्ट में सर्च करूंगी, मतलब यहाँ पर मिड है तो इसके लेफ्ट में सर्च करूंगी जब ये कंडीशन ट्रू होती है, नहीं तो पूरे राइट में मुझे सर्च करना पड़ेगा। फिर केस 2 है जिसमें मेरा मिड यहाँ पे लाई करता है। इस केस में मैं लाइन 2 के राइट में सर्च करूंगी अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, नहीं तो मुझे पूरे लेफ्ट में सर्च करना पड़ेगा। इसके लिए एक बार कोड लिखते हैं एंड कोड लिखकर इसको दोबारा से एक बार हल्का सा देख लेंगे तो ये और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। और बिल्कुल इसका कोड बाइनरी सर्च जैसा लिखने वाला है। मैंने अपने एरे को ले लिया अपने मेन फंक्शन के अंदर, फिर मैंने टारगेट को डिफाइन कर लिया एज 0। मेरा जो आउटपुट होना चाहिए वो आना चाहिए इंडेक्स 4 के बराबर। एक फंक्शन में लिख लेती हूँ पब्लिक स्टैटिक, इसका रिटर्न टाइप लिखती हूँ इंट, क्योंकि इसको इंडेक्स रिटर्न करना है, और इसको नाम देती हूँ सर्च। सर्च के अंदर मैं पास करूंगी अपना एरे, उसके साथ साथ पास करूंगी अपना टारगेट। टारगेट के अलावा मुझे एक स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए और मुझे एक एंडिंग इंडेक्स चाहिए। मेन फंक्शन से कॉल कैसी जाएगी? मेन फंक्शन से कॉल ऐसी जाएगी कि सर्च के अंदर मैं पास करूंगी एरे, अपना टारगेट, उसके अलावा स्टार्टिंग इंडेक्स को पास करूंगी एज 0, एंडिंग इंडेक्स को पास करूंगी एज एरे डॉट लेंथ -1। ये मुझे मेरा दे देगा टारगेट इंडेक्स, और इस टारगेट इंडेक्स को मैं करवा दूंगी प्रिंट। अब अपने फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम मुझे ये करना है, मेरा जो काम होगा रिकर्जन का वो है टू फाइंड आउट मिड। मिड होने वाला है स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स बाय 2। इसको मैं स्टार्टिंग प्लस एंडिंग बाय 2 भी लिख सकती थी, बट मैं इसको ये लिखूंगी। अब मुझे अपने डिफरेंट केसेस देखने हैं। पहले वाला केस है, ये मेरा सबसे बेस्ट केस है। पहले वाला केस है कि मुझे यहीं पे मिल गया अपना टारगेट। कैसे मिलेगा? अगर मेरे एरे ऑफ मिड की वैल्यू मेरे टारगेट के इक्वल हो जाती है तो उस केस में मुझे अपना इंडेक्स मिल ही गया। बाइनरी सर्च की तरह सबसे पहले मिड से ही कंपेयर कर लो। मिड पर ही टारगेट मिल गया तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगी मिड की वैल्यू को कि मिड ही मेरे टारगेट का इंडेक्स है। अगर मान लेते हैं ये नहीं हुआ तो उस केस में मैं क्या करूंगी? उस केस में मैं लाइन 1 पर मेरा मिड लाई करता है वो वाला केस देखूंगी कि मेरा जो मिड है वो लाइन 1 के ऊपर लाई करता है। उसके लिए क्या कंडीशन लिखी थी हमने, कैसे लाइन 1 के ऊपर लाई करेगा? जब मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू माई वैल्यू ऑफ मिड, उस केस में मेरा जो मिड है मेरे लाइन 1 के ऊपर है। तो ये कंडीशन होगी जब मेरा मिड L1 पे लाई करेगा। नहीं तो एक एल्स कंडीशन भी हो सकती है, जब मेरा मिड लाइन 2 पर लाई करेगा। यहाँ पर मेरे पास एल्स कंडीशन आ जाएगी, मतलब ये जब ये फॉल्स हो जाएगा तब ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास केस ए आता है। केस ए क्या कहता था? केस ए कहता था कि मुझे लेफ्ट में सर्च करना है। लेफ्ट में सर्च करने की क्या कंडीशन थी? लेफ्ट में सर्च करने की ये कंडीशन थी कि मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स पर वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू टारगेट, एंड जो मेरा टारगेट है दैट इज लेस देन इक्वल टू माई वैल्यू एट एंडिंग इंडेक्स। इसको लॉजिकली समझते हैं। लॉजिकली कहने का ये मतलब है कि मेरा जो टारगेट है वो स्टार्टिंग इंडेक्स से तो बड़ा है या उसके इक्वल है। यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स नहीं, यहाँ पर मिड आना चाहिए था, पर मिड से छोटा है। इसको मैं डायग्राम में भी समझा लेती हूँ कि कौन से केस की बात हो रही है। इस केस की बात हो रही है
जब मेरा मिड यहाँ पर लाई करता है, मुझे आइडेंटिफाई तो मैंने कर ही लिया कि लाइन 1 पे सर्च करना है, पर कहाँ सर्च करना है। जब मेरा मिड यहाँ पर लाई करता है और मेरे टारगेट की वैल्यू स्टार्टिंग इंडेक्स से तो बड़ी है या उससे इक्वल है, पर मिड से छोटी है या उसके इक्वल है, तो मेरा टारगेट कुछ यहाँ पर लाई करेगा, मतलब मेरे लेफ्ट पार्ट के अंदर लाई करेगा। उसके लिए मैं क्या कॉल करूंगी, उसके लिए मैं दोबारा से सर्च कर लूंगी, रिकर्सिवली सर्च कर लूंगी, इसमें एरे पास कर दूंगी, टारगेट पास कर दूंगी। इस बार स्टार्टिंग इंडेक्स ही होगा, पर एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा मेरा मिड वैल्यू। और ये वाला सर्च मुझे जो भी आंसर रिटर्न करके देगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगी एज माय फाइनल आंसर। तो यहाँ मेरी पहली इनर रिकर्जन की कॉल गई, जिसमें अब मैंने सिर्फ लेफ्ट पार्ट को सर्च किया। लेफ्ट पार्ट कितना है, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर मिड तक का पार्ट इज माय लेफ्ट पार्ट। दूसरी हो जाएगी एल्स की कंडीशन। एल्स है मेरा केस बी के बराबर, जिसमें मैं अपने राइट में सर्च कर रही हूँ। राइट में सर्च करने के लिए मैं सर्च को कॉल कर दूंगी एरे टारगेट। इस बार स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं, इस बार मुझे मिड प्लस 1 पास करना है। और एंडिंग इंडेक्स की जगह क्या पास करूंगी, एंडिंग इंडेक्स की जगह मैं एंडिंग इंडेक्स ही पास कर रही हूँ। और यहाँ पर क्योंकि मिड के साथ तो मैंने सर्च कर ही लिया था कि मिड पर तो है ही नहीं मेरा एलिमेंट, नहीं तो फाउंड हो जाता है, तो मैं यहाँ मिड -1 भी पास कर सकती हूँ। यहां से मैं कर दूंगी रिटर्न, जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास सर्च से यहां से हो जाएगी रिटर्न। ये मैंने कवर कर लिया अपना केस जब मेरा मिड लाइन 1 पे लाई करता है। अब बात करते हैं लाइन 2 की। अगर मेरा मिड लाइन 2 पे लाई करता है तो उसमें केस सी क्या होगा, केस सी होगा जब मुझे राइट में सर्च करना है। यानी अगर ये मेरा मिड है और ये मेरा एंडिंग इंडेक्स है तो मेरा टारगेट इन दोनों के बीच में लाई करता है। ये है मेरा राइट पार्ट, यानी केस सी के बराबर। तो इसके लिए कंडीशन लिख लेते हैं, इफ my array of mid is less than equal to my target and my target is less than equal to my array of ending index। मतलब टारगेट मिड से भी बड़ा है और टारगेट एंडिंग इंडेक्स से छोटा है, तो उस केस में मुझे राइट में सर्च करना है। राइट में सर्च करने के लिए मैं क्या करूंगी, सर्च को कॉल लगा दूंगी एरे टारगेट। इस बार स्टार्टिंग इंडेक्स है मेरा मिड प्लस 1 के इक्वल, एंडिंग इंडेक्स है एंडिंग इंडेक्स ही। और इसका एल्स कंडीशन क्या होगी, एल्स कंडीशन यानी मुझे लेफ्ट में सर्च करना है। दिस इज माई केस डी, यहाँ मुझे सर्च करना है लेफ्ट के अंदर, तो यहाँ मैं सर्च कर लूंगी एरे टारगेट। इस बार पास करूंगी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स की जगह मिड -1। तो बिल्कुल बाइनरी सर्च जैसी, इसको मॉडिफाइड बाइनरी सर्च भी हम कह सकते हैं। क्या किया मैंने, पहले तो देख लिया मिड में ही एग्जिस्ट करता है क्या, उसके बाद लाइन 1 वाली कंडीशन देख ली, उसके बाद लाइन 2 वाली कंडीशन देख ली। अब इसका बेस केस भी देख लेते हैं। बेस केस मेरे लिए ये हो जाएगा कि अगर मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू कभी ग्रेटर देन माय एंडिंग इंडेक्स हो जाती है तो इस केस में मुझे रिटर्न कर देना है -1, यानी एक इनवैलिड कंडीशन तक मैं पहुंच गई हूं और अभी तक मुझे मेरा टारगेट मिला नहीं है, तो मेरा टारगेट फिर मेरे एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस केस में मैं -1 एज इंडेक्स रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि -1 भी एक इनवैलिड इंडेक्स है। तो इसको हल्का सा और समराइज कर लेते हैं। ये था मेरा सर्च फंक्शन, स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स आया था हर बार। और आप देखेंगे ये एक तरीके से बाइनरी सर्च को अगर मैं रिकर्सिव फैशन में लिखती तो उस तरीके से सॉल्व हुआ है। यहाँ पे मैंने देख लिया कि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से बड़ा हो गया, ये बेस के सेट कर गया, तो रिटर्न कर दिया -1। नहीं तो क्या काम करती, मिड निकालती, मिड पे चेक करती मिल रहा है या नहीं मिल रहा, फिर देखती क्या मेरा मिड लाइन 1 पे लाई किया, लाइन 1 के ऊपर भी क्या वो लेफ्ट हिस्से के अंदर लाई किया या राइट हिस्से के अंदर मुझे सर्च करना है। उस हिसाब से मैंने रिकर्सिव कॉल्स लगा दी और इन कॉल्स पर मैंने विश्वास किया है कि ये कॉल्स मुझे सही आंसर लाकर दे देंगी, तो मैंने फेथ दिखाया रिकर्जन वाला। फिर मैंने क्या देखा, वो केस देख लिया जिसमें मेरा मिड लाइन 2 पे लाई करता है। यहाँ पे पहला केस है जब राइट साइड में लाई करेगा लाइन 2 के। चौथा मेरा केस है कि पूरे के पूरे लेफ्ट साइड के अंदर लाई कर रहा होगा। यहाँ भी सर्च के लिए कॉल लगा दी कि उन हिस्सों में सर्च कर लें, और यहाँ भी मैंने पूरा फेथ दिखाया है कि रिकर्सिव फंक्शन जो है अपने आप देख लेगा इस चीज को। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैंने कॉल किया है और टारगेट इंडेक्स को मैंने प्रिंट करवाया है। इसको कर लेते हैं सेव और एक बार करते हैं इसको रन करके मेरा जो आउटपुट है वो आया है 4 के बराबर। यहाँ अगर मैं टारगेट को चेंज करके 6 कर दूं तो क्या होगा, मेरा आउटपुट आ जाएगा अब 2 के बराबर, क्योंकि 6 मेरे इस एरे के अंदर इंडेक्स 2 पर लाया करता है। तो इस तरीके से हम सर्च इन सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे को सॉल्व करते हैं। और ये जो टेक्निक है ये सिर्फ हम रिकर्जन से जरूरी नहीं है, ये पूरा डिवाइड एंड कॉन्कर हम आइटरेशन से भी कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे की पूरी प्रॉब्लम को, अभी तो हमने बाइनरी सर्च, मॉडिफाइड बाइनरी सर्च को रिकर्जन से सॉल्व किया है, हमें होमवर्क में इस मॉडिफाइड बाइनरी सर्च को आइटरेशन से सॉल्व करना है, यानी एक सिंगल लूप लगाकर भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम वो कर पा रहे हैं
तब हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें बाइनरी सर्च भी अपने दिमाग में क्लियर है और हमें ये वाली प्रॉब्लम भी बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि जिसको रिकर्जन से समझ आ गई, पूरा लॉजिक समझ आ गया, हमने ड्राई रन कर लिया किसी छोटे एरे के ऊपर, तो फिर हमें आइटरेशन लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा।